बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, कल पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया साउथ अफ्रीका को, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो खुशी की इंतहा थी, 18 साल के बाद हमने टेस्ट मैच जीत लिया। और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस रही, हमारे बॉलर्स ने जो परफॉर्म किया, हसन अली वाज वंडरफुल। सो इस पर हम बात करेंगे। और अब चूंकि ये टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, उसके बाद T20 होगा और फिर PSL जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं पर सियासत की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। 26 मार्च की डेडलाइन दी है PTM ने कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन सेनेट इंतखाबात की बाज़गश्त जो है वो हर तरफ सुनाई दे रही है। 11 फरवरी को स्केड्यूल तो जारी होगा, लेकिन सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग होगी या सीक्रेट बैलेटिंग। आज अदालत में आज तक के लिए समाअत मुलतवी की थी, और आज अदालत में जो कार्रवाई होगी उसके बाद जब भी डिसीजन आएगा फिर पता लगेगा कि अदालती फैसला क्या है, और उससे मशरूत जो ऑर्डिनेंस जारी किया है क्या वो मौसर रहता है या गैर मौसर हो जाता है। अलबत्ता कल अदालती कार्रवाई के दौरान जेर बहस जरूर रहा ये ऑर्डिनेंस। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे कि मुल्क भर में कोरोना की सिचुएशन क्या है। वैक्सीन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की मुख्तलिफ परसेंटेजेस सामने आ रही है, कौन सी वैक्सीन किस हद तक इफेक्टिव है ये भी हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी वैक्सीन लगवाई जा रही है इस पर भी बात होगी। टॉप स्टोरीज की तरफ हमें चलना है और हमें देखना है कि किस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियोज जो हैं वो चेंज होते हैं, किस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। अब इसमें जब हम जिक्र करते हैं PDM का, और PDM पे लॉन्ग मार्च की बात होती है, तो सेनेट इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च होगा। अब एक आम आदमी की जरूरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करना है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, लेकिन चूंकि सियासतदान मसरूफ हैं, आज सेनेट इंतखाबात आज से लेकर आगे ऑनवर्ड्स सेनेट इंतखाबात में वो मसरूफ रहेंगे, वो चाहे ऑर्डिनेंस की बात हो, अदालती कार्रवाई की बात हो, इलेक्शन कमीशन के अहकामात हो। फॉरेन फंडिंग केस का बहुत ज़्यादा रोल रहा, और फॉरेन फंडिंग केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन भी रहा, लेकिन इसके बावजूद अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि पसे मंजर में चला गया, क्योंकि समाअत तो हो रही है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और देखा जाएगा कि किस तरह से उसके ऊपर डिसीजन आता है। लेकिन फिलहाल अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहा। फिलहाल बात हो रही है या तो लॉन्ग मार्च की या सेनेट इंतखाबात की। तो सेनेट इंतखाबात में उस पर तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन कल ऑपोजिशन के जितने भी जलसे हो रहे हैं, ऑपोजिशन के जितनी भी बयानात सामने आ रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हो, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, वो JUI की तरफ से हो, लॉन्ग मार्च की तैयारियों के पहले राउंड में जो इल्जामात लगाए जाते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया जाता है, वो तो सबके सामने है ही। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी, DG ISPR ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने PDM के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सियासत के साथ पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं और फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। DG ISPR ने यह भी कहा कि PDM से मुतालिक कुछ अहमगोइयां की जा रही हैं, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई बैकडोर राबते नहीं किए जा रहे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा कि बगैर तहकीक के इल्जामात लगाना ठीक नहीं है, इस किस्म की ख्यास आराइयों को बंद होना चाहिए। हम अपने कामों में मसरूफ हैं, हमें काम करने दें। DG ISPR ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी बड़ा फरीजा है जो सर अंजाम दे रही हैं, और जो भी ऐसे बयानात दे रहे हैं सबूत सामने लाएं, बगैर किसी तहकीक के बात अब नहीं करने देंगे। और आई थिंक ये वो पूरा सिनेरियो है जो हमने कल का आपके सामने खोलकर रख दिया। इस पर हम बात भी करेंगे, और हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे कि उनकी इस पर राय क्या है। ऑल्दो जब ये कहा जाता है, सेलेक्टेड का लफ्ज यूज किया जाता है ऑपोजिशन की तरफ से वजीर आजम के लिए, तो कहा जाता है कि कोई थर्ड पार्टी, थर्ड ताकत जो है वो इन्वॉल्व रही, और इसमें जब भी बात होती है तो फिर क्लैरिफिकेशंस आना ज़रूरी भी होता है, और ये सब कुछ सामने बताना भी ज़रूरी होता है कि किस तरह से फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज को सियासी मामलात में ना आने की जरूरत है। कुछ दिनों से इस चीज़ के बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। मैं लेट मी से इट अगेन, मैंने लास्ट टाइम भी शायद इस बारे में बात की थी। मैं एक मतलब फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है, और
किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। वी हैव आवर हैंड्स फुल। हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखने का बहुत बड़ा एक फरीजा है जो हम पूरी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं, और बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के इस बारे में कमेंट करना, इस बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट दैट प्लीज डोंट ड्रैग द इंस्टीट्यूशन इनटू दिस डायलॉग। कुछ दिनों से इफ्तिखार ने कहा कि किसी किस्म की कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर सबूत है तो सामने लेकर आए। और सियासतदानों का तो ये वतीरा बड़े सालों से रहा है, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन सियासतदानों का वाकई में ये वतीरा रहा है एक दूसरे पर इल्जामात लगाना, और फिर जब अदालत में या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर उन्हें सबूत पेश करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, तो उनके पास चीजें वाजिया या क्लियर नहीं होती हैं। तो बात वही है कि अगर आपके पास सबूत हैं एंड इफ यू आर श्योर, तब आप इस चीज के ऊपर बात करें। अदरवाइज कयास आराइयों से आप पाक फौज के ऊपर इल्जामात नहीं लगा सकते, उनको सियासत में नहीं घसीट सकते। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, कल ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो DGISPR ने दी, और उन्होंने कहा कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, और ये कोई पहली बार नहीं है कि ये क्लैरिफिकेशन आई और उन्हें ये कहना पड़ा कि चैम गोइयां की जा रही हैं कि फौज सियासत में है, क्या सराइयां की जा रही हैं, बैकडोर पॉलिसी की बात हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर आप PDM की तश्कील से शुरू हो जाएं तो नारा लगा था इसकी तमाम लीडरशिप की तरफ से कि जी हमारी ये कैंपेन जो है ये सिलेक्टर्स के खिलाफ है, ये उनके खिलाफ है जो इमरान खान को लेके आए थे। ये सिलसिला चलता रहा काफी देर तक। इससे पहले भी एक बार DGISPR ने इसकी वजाहत की थी कि फौज चूंकि एक रियासत का अदारा है और ये अदारा जो है हमेशा जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके ताबे होता है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर सिलेक्टर के बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, इसी तरह बिलावल ने, इसी तरह मरियम ने भी, कि हम तो जी उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं जो इनको लेके आए हैं, जिनकी वजह से ये हुकूमत में हैं। बार बार फौज की तरफ से कहा गया, और कल की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप तज़किरा कर रहे हैं वो तो बहुत ही कैटेगोरिक टर्म में थी। अब तो वहां से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप समझते हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है तो आप नाम लें, आप बताएं किससे आपकी बातचीत हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल किसी ब्रिगेड बल्कि जिरगा प्रोग्राम में किसी ब्रिगेडियर साहब का तस्करा फरमा दिया कि वो उनके खिलाफ जो उनके साथियों को तोड़ा गया था, जिनमें जो मौलाना नसीब थे, अख्तर शिरानी साहब थे, हाफिज हुसैन अहमद थे, वो भी एहतमाम किसी ब्रिगेडियर ने किया था। अब ये इतनी वेग टर्म में एलिगेशन लगा देने से तो मेरा ख्याल है बात नहीं बनेगी। अब तो उनको वाज़ेह तौर पे ये बताना पड़ेगा कि कौन उनसे बात कर रहा है, क्योंकि फौज की इतनी सीनियर लेवल पर इतना कैटेगोरिकल ये वो यानी तरदीद कह लीजिए इसको या वजाहत कह लीजिए आ जाने के बाद मेरे ख्याल से ओनस अब PDM की क़यादत पर है कि वो बताएं कौन उनसे बात कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन बुखारी साहब, आपको पता है कि सियासतदान तो करते आए हैं, साल हर साल से करते आए हैं, एक दूसरे पर इल्जामात बगैर सबूतों के, एक दूसरे के ऊपर ऐसे इल्जामात भी जो अदालत में गलत साबित भी हुए, वो किसी भी पार्टी की तरफ से हों। लेकिन फौज को बीच में घसीटना और ये जो सबूतों की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है PDM इसका जवाब देगी या PDM कहेगी कि जी हाँ हमारे पास सबूत हैं? वो मेरे ख्याल से PDM को कहना पड़ेगा। अब ये PDM अब ये इल्जाम मुसलसल आयद नहीं कर सकती, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसकी तस्दीक करनी पड़ेगी कि जनाब फलां शख्स हमसे बात कर रहा है, फलां शख्स ने हमसे ये कहा है, ये कमिटमेंट की है। ये जो जनरल टर्म में आप कह देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारे राब्ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमसे बातचीत कर रही है, तो अब तो बहुत खुल्लम खुल्ला जनरल साहब ने कहा कि आप हमें बताएं कौन है। और दूसरी ये वजाहत कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। जितनी जुर्रत से और दिलेरी से कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है, मेरे ख्याल से अब ओनस जो है वो PDM की क़यादत पर है कि वो आइडेंटिफाई करें
कि कौन उनसे बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जी वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग फारूक साहब। बात हो रही है कल की जो स्टेटमेंट DGISPR की है उसके ऊपर बात हो रही है कि बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा कि हमें फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, बैकडोर पॉलिसी नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो अब सबूत पेश करें। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये सारी कंट्रोवर्सी जो है ये जब मोहतरम जुबैर साहब हमारे एक्स गवर्नर सिंध जब वो आर्मी चीफ को चंद हफ्ते पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी तो और वो फिर एकदम पब्लिक होगी मीडिया में भी आ गई वो उसका तस्करा, तो ये उससे कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जिसमें फिर जुबैर साहब ने ये क्लैरिफाई किया कि भाई उनकी खानदान के एक फैमिली की रवाबित है, माजी में उनके वालिद साहब भी अपना फौज में मेजर जनरल रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी मुलाकात हुई थी अपना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जी। तो इसके यही एक वजह थी जिसपे फिर सारा इतना हुआ कि जी इसका मतलब यह है कि वो चंद घंटे अगर उनको मिले हैं तो उसमें जरूर ये PMLN के मामला, नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज साहबा के ये बातें भी डिस्कस हुई होंगी। तो देखिए एक तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल तो बड़ी बात उन्होंने सही की है, फौज के ना सियासत से ताल्लुक है, ना किसी बैकडोर मामला से ताल्लुक है, ना उनका फौज की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उस तरह को लेना देना ना ताल्लुकात है। माजी में अगर मिलिट्री टेक ओवर्स हुए, मखसूस हालात थे, वो वैलिडेट भी हुए, वो चैप्टर पाकिस्तान की तारीख में क्लोज हो चुके हैं। फौज का रोल बहुत क्लियर है आइन के मुताबिक कि हर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट हो उसको सपोर्ट करना, अपना नेशनल इमरजेंसीज में, नेशनल डिजास्टर में, रिलीफ एक्टिविटीज में, या जो क्योंकि फौज एक ज़ैली इदारा है अपनी गवर्नमेंट का, तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो फौज को जो भी डायरेक्टिव थे फौज ने करने। मुझे दो मामला अभी रिसेंटली याद है जिसमें फौज को ड्रैग किया गया था, फौज को कहा गया था इन वे कि जी आप ये काम करें, जिसको आप कह सकते हैं सियासत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पहला तो ये अगर आपको याद हो जो 2014 का धरना हुआ था इमरान खान का और डॉक्टर कादरी का, तो उसमें बाकायदा जनरल राहील शरीफ उस वक्त उनको कहा गया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कि आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें। तो जब उन्होंने फिर बुलाया डॉक्टर कादरी साहब को और इमरान खान साहब को। दूसरा आपको मालूम है कि 2013 में जो मैसिव जो एलिगेशन थे धांधली के और बड़ी मुल्क में जिस पे तहरीक भी चली, तो फिर 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा फौज को कि आप आए और पोलिंग स्टेशन के अंदर फौजी होने चाहिए ताकि ये धांधली का मामला जो है वो तो एतमाद था ना, वो तो पाक फौज के ऊपर एतमाद था, इम्पार्शियलिटी का, अनबाइस्ड होने का, वो तो एक मतलब एज अ जिसे कहते हैं दोनों पार्टीज ने उसके ऊपर अग्री किया था। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि अनटिल अनलेस गवर्नमेंट आस्क फौज नहीं इन्वॉल्व होती है, और आपने धरने का जिक्र भी किया। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब जैसे अभी ब्रिगेडियर फारूक साहब बात कर रहे थे कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो चैप्टर्स क्लोज हो गए जब मार्शल लॉज लगे और वो सिनेरियोज डिफरेंट थे, लेकिन अभी बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सिलेक्टर्स का जिक्र करना, जो लेकर आए हैं उनका जिक्र करना। इवन कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सेनेट इंतखाबात में भी कह दिया कि पहले जनरल इलेक्शन के ऊपर हेल्प किया गया और अब सेनेट इलेक्शन में भी हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो इशारा किस तरफ जाता है सब समझ रहे हैं। और आज हैदराबाद का जलसा भी है, आपने कहा पीटीएम को बोलना पड़ेगा, क्या आपको लगता है आज हैदराबाद वाले जलसे के ऊपर हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट या कुछ जवाब सबूत जिसके मांगे हैं DGISPR ने वो मिलेंगे? देखिए मैंने जैसा पहले कहा कि इतना कैटेगोरिकली अब एलिगेशन लगाई गई है और इतना ही कैटेगोरिकली उसको चैलेंज किया गया है कि अगर आप समझते हैं कि फौज ने ऐसा किया है तो आप हमें नाम लेके बताएं किसने रब्ता किया आपसे, किसने आपको कहा, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि ये रेटरिक जो है जो सोशल मीडिया पे चल रही है या पीटीएम की जो बयानात जो है उसका जो मरकजी नुक्ता है, इसको अब इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से मीडिया का भी काम है कि वो पीटीएम की क़यादत से पूछे कि जनाब आप हमें एनलाइटन करें, एक जनरल टर्म्स में आप फौज जैसे सेंसिटिव इदारे पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो साबिका हुकूमतें थी उन्होंने भी फौज की मदद दी थी एक सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए। ये भी एक तारीखी वाकया है, कोई इसमें शुबा नहीं। मैं थोड़ी सी अगर कहें तो वजाहत कर दूं कि जब ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था जनरल राहील शरीफ से कि आप सूरत हाल को डिफ्यूज करें, तो उन्होंने फिर तारुल कादरी साहब और इमरान खान से कहा था कि आप खुद या आपका डेलीगेशन जाके कन्वेंशन सेंटर में उस वक्त की हुकूमत से मुज़ाकरात करें।
और वो उनको करने पड़े थे। तो अगर इस तरह की इंटरवेंशंस हैं तो ये तो एक डिजास्टर्स पॉलिटिकल सिचुएशन को बचाने के लिए हो सकती हैं। अब मेरे ख्याल से इसको अगर हम सम अप करेंगे कि पीडीएम की क़यादत चाहे वो मौलाना फजल रहमान है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या मरीम नवाज हैं, वो अब मजीद इल्जाम लगाने से पहले उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा कि किससे उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी मरीम ने परसों कहा कि हमें टेलीफोन आते हैं, तो भाई किसी जिम्मेदार बंदे के तो आते होंगे ना टेलीफोन को, सिपाही तो उठ के अपने क्या अब अपने मोर्चे से फोन नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से उन्हें अब अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा कि भाई बताइए कौन आपको, इसीलिए तो फिर इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि ये एनआरओ मांगते हैं मुझसे। तो अब मेरे ख्याल से हैदराबाद का जलसा जैसा आपने कहा कि आज है, तो वहां से इसकी वजाहत जरूर आनी चाहिए, वहां से वजाहत जरूर आनी चाहिए। ब्रिगेडियर फारूक साहब, आपको क्या लगता है वजाहत आएगी? जो इल्जामात जैसे मरियम का जिक्र कर रहे हैं बुखारी साहब, और वाकई में उन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर ये कहा है कि हमसे राब्ता किया जा रहा है, हमें फोन आ रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फोन नहीं आ रहे हैं, तो इशारा तो हमें पता ही है। तो क्या आपको लगता है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आज के जलसे के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके वो अनाउंस कर देंगे कि कौन उनको फोन कर रहा है? देखिए, अगर वो अनसब्सटेंशिएटेड या इस किस्म के जनरल इल्जामात लगाएंगी तो इससे हालात जो हैं, मामला और कॉम्प्लिकेट होंगे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इतना याद है कि ये मीडिया में बाकायदा अखबारों की फ्रंट पेज की खबरें होती थी माजी में कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब जो हैं उनके बारे में तो मशहूर था कि वो रात की तारीकी में भी जाते थे और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त के लोगों से मुलाकात करते थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर फौज भी ये कह रही कि जनाब इन तमाम चीजों से हमें दूर रखा जाए, हमें ड्रैग ना किया जाए, ना हमसे राब्ते किया जाए, तो अच्छी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत, देखिए पॉलिटिक्स इज फॉर दी पॉलिटिशियन एंड द पॉलिटिकल पार्टी। अब जो कुछ इस वक्त हो रहा पार्लियामेंट में 2.5 साल से, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ठीक है भाई, वो सियासत है, जमहूरियत है, ये सियासतदानों का काम है कि वो अपने जिम्मेदारी का सबूत दे। पाकिस्तान के अवाम ने उनको इलेक्ट किया है कि वो आए पार्लियामेंट में और वो जो भी मामलात है, फौज के से कोई लेने देना नहीं है। हाँ, जब कोरोना के मामलात होंगे और ऐसे जहां पे नेशनल इश्यूज हैं, फौज की जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट कहे कि आप हमें आके हमें सपोर्ट करें, वहां पे फौज पॉलिटिशियन के साथ बैठे भी, एनसीओसी में वो बैठते भी हैं और जरा वहां पे कौमी नेशनल इंटरेस्ट में, ये कोरोना के मामलात में फैसले भी होते हैं। ये एक अच्छा मॉडल है कि सिविल मिलिट्री का एक अच्छा बैलेंस जो है हम देख रहे हैं, अच्छे रिलेशन देख रहे हैं इस दौर में 2018 के बाद। लेकिन ये जो जोड़ तोड़ के इल्जामात हैं, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। सेनेट के आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो खुद देखें कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, वो खुद देखें कि मेल प्रैक्टिसेस ना हो, वो खुद देखें कि वहां करप्शन ना हो और जमहूरियत जो है वो आगे चले। दिस इज ऑल दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट। और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत चलती है, अच्छी चल रही है और सियासतदान अपनी जिम्मेदारी से अपने रोल अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इंटरेस्ट, तो सब खुश है, अवाम भी खुश है, फौज भी खुश है, सब खुश है। तो मेरा ख्याल है तरीका यही है कि अच्छी जमहूरियत हो, नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स हो और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सियासत होनी चाहिए। बिल्कुल सियासत होनी चाहिए, मिलकर काम करते रहे। नेशनल इंटरेस्ट को बीच में शामिल नहीं करना चाहिए। खासतौर पर हमारा जो पाक फौज का इदारा है उनको इस कंट्रोवर्सीज में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो डिबेट करते हैं या डिस्कशंस करते हैं क्योंकि मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रखता है और इसकी इजाजत पाकिस्तान में तो है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और खासतौर पर भारत फिर इस सिचुएशन का फायदा उठा लेता है और फिर इसके ऊपर बात होती है, प्रोपेगेंडा भी करता है। बुखारी साहब, ब्रिगेडियर फारूक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि फौज को ना तो इन्वॉल्व किया जाए इन कंट्रोवर्सीज में, और एक दहाई से ज्यादा आप गुजर गया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है और उसी के ऊपर बात भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये वार्निंग थी कल की स्टेटमेंट, या एक बहुत ज्यादा इंदिया दे दिया गया था कि अब के बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर झूठ बोले गए, कयास सराइयां की गई, चेम गोइयां की गई? वाज इट अ वार्निंग? आपको क्या लगा? देखिए सिंपल, अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात कही है और मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनका एजेंडा भी फौज का इमेज खराब करने के लिए, फौज को अंडरमाइन करने के लिए एक पूरी कैंपेन जो है, वो चाहे इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इजराइल है, ये जो कुव्वतें हैं इन सारी ने अफगानिस्तान के बीच स्पिन बोल्दक के इलाके में बैठ के जो साजिशें होती हैं, जिस तरह से NDS रॉ और CIA बैठ के वहां पर इंसर्जेंसीज कराती हैं, जिससे टेररिज्म के ट्रेनिंग होती है वहां के फरारी कैंपों में और लोगों को जहाँ
फिर मुंतकिल किया जाता है पाकिस्तान में। ये सब कुछ अपनी जगह है और ये सब कुछ कोई सियासतदान फेस नहीं कर रहा, ये सब कुछ फौज फेस करती है। फौज ने ही इतने खौफनाक सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाला है। अगर आपको याद हो, कराची जैसा शहर, अगर वहाँ रेंजर्स का रोल न होता तो कभी वहाँ अमन वापस नहीं आ सकता था। ये वो काम है फौज के जिनके बारे में, इसी तरह से कोरोना को जिस तरीके से हैंडल सिविलियन ने करना था वो हमारे सबके सामने है। अगर ये मामला फौज के सपोर्ट नहीं होता तो इसके भी नतायज कुछ के कुछ होते। तो मेरे ख्याल से अगर सब्सटेंशियल एलिगेशन को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आपको रेटरिक के तौर पर या आवाम को सिर्फ अट्रैक्ट करने की खातिर फौज के इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी जुर्रत से, जितने कैटेगोरिकली जनरल बाबर ने अब चैलेंज किया है कि जनाब बताइए कौन है जो आपसे राब्ते में है। और दूसरी बात यह है कि वो इतना वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि सियासत से अब फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हमें इसमें ना घसीटा जाए। मैंने जैसा पहले कहा, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि हैदराबाद के जलसे से इस सवाल का जवाब जरूर आना चाहिए। इस सवाल का जवाब जरूर आना चाहिए जी। तो फिर मीडिया को ये रेटरिक आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना होगा। बुखारी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। ब्रिगेडियर फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे आपने जिक्र किया बुखारी साहब, तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें पाक फौज ने हमेशा से ही अपना बड़ा रोल प्ले किया है, खास तौर पर पीस कीपिंग में, वो चाहे पाक अफगान बॉर्डर के अंदर हो या विद इन पाकिस्तान हो। आज से 10-12 साल पहले जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, टेररिज्म का जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर था और मुसलसल था, कॉन्टिन्यूस था, उसको कंट्रोल करने में पाक फौज ने अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इसके साथ साथ हम चाहे नेशनल लेवल के इश्यूज के ऊपर आ जाएं जिसमें आम आदमी भी इन्वॉल्व है, वो चाहे पोलियो कैंपेन्स ही क्यों ना हो, किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की, वो चाहे कराची के हालात ही क्यों ना हो, जिस तरह से वो बेहतर हुए, तो पाक फौज का जो काम है वो बड़े खुशअस्लूबी से निभा भी रही है और दुनिया को दिखा भी रही है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। तो वो उसको उसी तक रखना चाहिए। कंट्रोवर्सीज, स्कैंडल्स और खास तौर पर पॉलिटिक्स में जब वो खुद कह रहे हैं कि उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, और अगर आप समझते हैं, जैसे बुखारी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि पीडीएम अगर ये समझती है कि फौज इन्वॉल्व है या उनसे बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, तो खुलकर बात करें, नाम लें। अब तो DGISPR ने भी कह दिया कि अगर सबूत हैं तो सामने लेकर आए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। कल मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा जी, मैंने जब सोशल मीडिया देखा तो हमारे बड़े फेमस डिज़ाइनर हैं अली ज़िशान, जिनकी नई जो कलेक्शन है वो लॉन्च हुई, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। वो सो गुड कि हमारी फैशन इंडस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि उनकी कलेक्शन सामने आई, डेफिनेटली डिज़ाइनर्स का काम है, उन्होंने अपनी कलेक्शन बनानी, लेकिन इस तरह से रैंप के ऊपर मॉडल को वॉक करवाना और इसके साथ कैंपेन चलाना, से नो टू डाउरी, was amazing। जहेज एक लानत है और जहेज को हमें खत्म करना है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कल अपनी कलेक्शन में इंट्रोड्यूस कराया, जहां उनके कपड़े तो प्यारे थे ही, लेकिन खबरों की जीनत बन गई उनकी ये पूरी कैंपेन, जिसमें उन्होंने एक सोशल इशू को फीचर किया और फिर ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बन गया। डॉक्टर साइमा राहत ने कहा लेट्स स्टैंड टुगेदर फॉर डाउरी फ्री पाकिस्तान एंड हैशटैग चल रहा था से नो टू पाकिस्तान। नाजिया मेमन ने कहा इट्स अ बिग शेम से नो टू डाउरी। दानिश इरफान ने कहा कि डाउरी इज अ कर्स फॉर द सोसाइटी। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, मैं ऐसे रैंडम कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। आपको मैंने कहा था कि मैं आपको भी अपने शो में शामिल करूंगी, तो आपके जितने भी ट्वीट्स हैं हम वो स्क्रीन पर चला भी रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। डाउरी विल ऑलवेज ब्रिंग द मिजरी फॉलोइंग द मैरिज। दैट इज सो ट्रू कि एक शादी के अंदर जो बेबसी है, जो डिपेंडेंसी है, वो एक ताल्लुक की वजह से नहीं होगी, वो अगर डाउरी की वजह से होगी। और डाउरी से मेरी मुराद वो तमाम जहेज लेकर जाना है, वो पता नहीं कितने तौले सोना है, वो लड़के को गाड़ी लेकर देना है, लड़की के नाम पर प्लॉट करना है, ये पूरा सामान लाद के जो लड़की अपना घर छोड़ के अगले घर जाती है, तो ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की को इज्जत मिलेगी, वो इज्जत नहीं मिलेगी। ये सारी जिंदगी का फिर लेन देन का सिलसिला चलता रहता है और माँ बाप इसीलिए शायद परेशान हो जाते हैं जब बेटी पैदा होती है। तराजू बनाया गया जी एक ट्वीट के अंदर एक शख्स ने, जिसमें एक तरफ लड़की को बिठाया था और दूसरी तरफ वो तमाम चीजें तोली जा रही थी जो उसके साथ जाती हैं। फिर एक
ट्वीट जो है वो लिखा कि आप मुस्तहिक हैं ज़कात और खैरात मांग लें लेकिन जहेज ना मांगे। दैट वाज सो ट्रू कि आपके अपने घर में क्या बर्तन नहीं है, क्या फर्नीचर नहीं है, क्या डाइनिंग टेबल नहीं है, क्या सोफा सेट्स नहीं है, क्या माइक्रोवेव नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं है, कि आपको वो सब कुछ लेकर जाना है, ये खत्म होना होगा। एंड अली ज़िशान, हेड्स ऑफ टू यू फॉर योर कैंपेन, जबरदस्त कैंपेन, और दिल मोह लिए जी, सब लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह सब लोगों ने सपोर्ट किया उसी तरह से इसमें अपना रोल प्ले करें। और मैं जो इतनी बातें कर रही हूँ, मैं अलल ऐलान बोल रही हूँ कि आज से 3 साल पहले जब मेरी हुई थी तो अपनी शादी के वक्त मैं सिर्फ अपना एक सूटकेस जिसमें मेरे कपड़े थे वो लेकर अपने ससुराल गई थी। कोई फर्नीचर नहीं लिया, कोई बर्तन नहीं लिए। एंड माई इन-लॉज वर सो गुड कि उन्होंने खुद आकर बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर पे बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत इज्जत मिलती है, मैं काम भी कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट भी हूँ, लिबर्टी भी है। ऐसे लोग चाहिए हमें, पढ़े लिखे लोग चाहिए जो जहेज़ की लानत को समझें, उसको अपने ऊपर ना सिर्फ प्रैक्टिस करें बल्कि लोगों को ये तरगीब भी दें। और मैं बड़े हक से ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया, और आइंदा भी मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी जिंदगी में जहां जहां ये हक इस्तेमाल कर सकूं, जहेज जैसी चीज को खत्म कर सकूं। एक ब्रेक लेते हैं जी, छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल बड़ी अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें रिमार्क्स दिए गए कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कल अदम करार देते। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान JUI के वकील ने नुक्ता उठाया और मौक़िफ़ पेश किया कि हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अदालती कार्रवाई का जरा भी एहतराम नहीं किया। आज तक ऐसी कानून साजी नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अपना फैसला सुना दिया, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है और हुकूमत ने ऑर्डिनेंस कयास आराइयों को सामने रखते हुए जारी किया। नहीं मालूम कि ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ, लेकिन जारी हो चुका है और हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अदालती फैसला अगर इसके मुनाफी आ गया और या इसके बरक्स आ गया तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा। अब ये ऑर्डिनेंस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये सेनेट इंतखाबात में सीक्रेट और ओपन बैलेटिंग के लिए हवाले से हो रहा है कि वोटिंग ओपन होगी या सीक्रेट होगी। और इस ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग तो सीक्रेट ही होगी, लेकिन पार्टी का सरबराह बाद में दरख्वास्त देकर वोट्स को चेक कर सकेगा। अगर अदालती फैसला उसके अकॉर्डिंगली आया, अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं आया तो ऑर्डिनेंस गैर मौसर हो जाएगा। एक बहुत बहस चल रही है ओपन बैलेटिंग की कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए, जिस पर बहुत कोशिश की गई, बिल भी लाया गया लेकिन बिल पास नहीं हो सका, फिर ऑर्डिनेंस आ गया। अब अदालती फैसला आएगा तो डिसाइड होगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना। अलबत्ता 11 फरवरी को सेनेट इलेक्शन के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। कानून इस हवाले से क्या कहता है, हमारा आइन किस हद तक गुंजाइश देता है, इस पर हम बात करेंगे। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अली अहमद कुर्द साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुर्द साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप कैसे हैं मैडम? आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब सर सबसे पहले तो मुझे ये कहिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर तो हम आएंगे ही कि जिस तरह से बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया, क्योंकि हुकूमत ने स्मार्टली प्ले किया है, उन्होंने ऑर्डिनेंस जो जारी किया उसको मशरूत कर दिया डिसीजन के साथ, जिसकी वजह से ना वो चैलेंज हो सका और अदालत ने भी रिमार्क्स दिए कि ये मशरूत है, अगर मशरूत ना होता तो कलअदम हो जाता। ये सदारती ऑर्डिनेंस आइन में तरमीम के लिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मौकिफ जो है वो कल अदालत में भी डिस्कस हुआ। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस पर ऑर्डिनेंस कभी भी जारी नहीं हुआ जी, और इस दफा पहली दफा ऐसे हुआ है और बड़ी ये महसूस होता है और नजर भी आता है कि हुकूमत को बड़ी तेजी है। पहले तो उन्होंने जो है रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइल किया 186 के जो एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन है उसका इंतजार करना चाहिए था। अब अभी तक वो उस पर कार्रवाई हो रही है और उसमें जो भी डिसीजन आएगा वो तो सामने आएगा, मगर उससे पहले कि उस मुमकिन को ये खतरा था कि शायद वो जजमेंट इनके हक में ना आए, तो फौरन ही जो है जल्दी में तेजी में एक इन्होंने ऑर्डिनेंस अभी जो है जारी किया है। और मैं ये समझता हूँ इस तरीके से हुकूमत ने अपनी भी सुबकी की है और डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसने सुप्रीम कोर्ट से जो राय मांगी थी उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले में भी अच्छी एक राय का लोगों में तासुर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है और अब किसी भी तरीके से जायज या नाजायज बाई हुक एंड क्रुक हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट के इलेक्शन
जो किसी भी लिहाज से जिसको उस इलेक्शन वो इलेक्शन सारा का सारा जो है अपोजिशन की तरफ से जो है अंडर टारगेट है और सारा इलेक्शन को कहा जा रहा है कि वो मैनिपुलेटेड है और सिलेक्टेड अंदाज में किया गया, तो उसमें उनकी अक्सरियत है। तो इस लिहाज से चाहते हैं उस अक्सरियत का फायदा उठाकर, और वो अक्सरियत को उनको खतरा भी है कि अगर उनको सीक्रेट बैलेट के हवाले से छोड़ा गया तो वो जितनी भी मेजॉरिटी है इधर उधर हो सकती है। तो उसको सेफ्टी के लिए, सेफ गार्ड के लिए अब हुकूमत हर लिहाज से चाहती है कि उस अक्सरियत का फायदा उठाकर सेनेट में उनके मेंबर इलेक्ट हो। तो मैं समझता हूँ ये तरीक़ाकार गलत है। लेकिन कुर्ट साहब ये आप जल्दबाजियां कह रहे हैं इसको, बहुत से लोग या हुकूमत इसको एक्सप्लेन ऐसे कर रही है कि वी रियली वांट इट, हम चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, हम चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और इसी साल से ना हो, जिसके लिए हर हम मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बिल लेकर आए, मंजूर नहीं हो सका, पार्लियामेंट में क्या हुआ ये हम सब ने देखा, ऑर्डिनेंस लाए कि अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। तो वो तो अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं कि हम ओपन बैलेटिंग के लिए हर तौर से तैयार हैं। नहीं, देखें, बेसिकली ये सारी जितनी भी कोशिशें हो रही हैं और जो भी तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं, इसके पस से पर्दा अगर आप जो नीयत देखेंगे, जो इंटेंशन है, वो नीयत जो सारे लोगों को नजर आ रही है। और अपोजिशन सही कहती है कि हुकूमत जो भी कर रही है बदनीयती से कर रही है, मैलाफिटे बेस है जी। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। एक हमारे आइन में पहले से मतलब मेंशन है, और कई इलेक्शन सेनेट के भी वो सारे वो इलेक्शन है आर्टिकल 226 के तहत, वो सारे इलेक्शन जो ऑल इलेक्शन जो अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाय मींस ऑफ ए सीक्रेट बैलेटिंग होगी। जी। तो अब उसी को आर्टिकल 226 को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और फिर इस लिहाज से जो 2 अक्टूबर 2017 को जो इलेक्शन एक्ट पास हुआ है, बहुत बड़ा इलेक्शन एक्ट है, सारे इलेक्शन से मुतल्लिक सारे कवानीन उसमें मौजूद हैं। उसमें भी जो सेक्शन है 81 उसको चेंज करना चाहते हैं। उस अपने बनाए हुए जो इनका कानून है, हुकूमत का अपना कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें भी सेक्शन 81 में ये वाज़े तौर पे लिखा है कि जो भी इलेक्शन इस एक्ट के तहत होंगे वो सीक्रेट होंगे। तो इसका मतलब इलेक्शन के हवाले से हमारे मुल्क में जितने भी कवानीन है, एक आइन है वो आर्टिकल 226 कहता है, और इलेक्शन एक्ट है वो दफा 81 कहता है कि सारे इलेक्शन जो है सीक्रेट होंगे। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारा प्रोसीजर चेंज किया जाए। लेकिन कुछ सब ऑपोजिशन भी तो ये चाहती है ना। हॉर्स ट्रेडिंग की एक टर्म जो हम गुज़श्ता कुछ इलेक्शन से, मैं सालों नहीं कहूंगी, कुछ इलेक्शन से सुन रहे हैं, खरीदो फरोख्त के इल्जामात ऑपोजिशन गवर्नमेंट पर लगाती है, और अभी भी जो डेवलपमेंट फंड दिए उस पर इल्जाम लगाया। तो आइन में तरमीम तो हो सकती है, गुंजाइश मौजूद है इसकी, अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। वो नहीं मिली, ऑर्डिनेंस आ गया, अदालत के फैसले से मशरूत कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये आइन के साथ मजाक नहीं होगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल आप सही कहते हैं, और हम सब ने देखा है कि जितने भी सेनेट इलेक्शन से शुरू से आज तक उनमें बिल्कुल खुल्लम खुला हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, और एक वोट तकरीबन 5 करोड़ और उससे भी ज्यादा जो है उसमें फरोख्त होता रहा है। बिल्कुल हम कहते हैं, अपोजिशन भी कहती है, सारी दुनिया कहती है कि ये तरीक़ाकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस अपोजिशन तो इसलिए कहती कि हमेशा हर इलेक्शन में हुकूमत ने अपने वसाइल पे, अपने पैसे और अपने रोब और दबदबे और एजेंसियों की ताकत से उन्होंने जो है जो इलेक्शन है, जो वोटर्स थे अपोजिशन को, उनको अफेक्ट किया, और अपोजिशन के लोगों से जो है वोट डलवाए। अपोजिशन अगर कहती कि इस तरीक़ेकार को चेंज किया जाए तो वो बात ठीक है, मगर अब जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें जो पसे पर्दा जो नीयत है और जो ये टाइम है, वो मैं समझता हूँ कि नहीं है। अचानक ये सारा सिस्टम जो है, ये सारी तेजी जो नजर आ रही है, हुकूमत की परेशानी, वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हुई है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बैठ के आराम से एक तरीक़ेकार से अपोजिशन और तमाम जो मेंबरान है उनके कंसेंट से, उनके कंसल्टेशन से अगर एक कानून बनाया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, वो बात तो ठीक है,
मगर हुकूमत चाहती है कि सिर्फ इस इलेक्शन की हद तक, क्योंकि नीयत उनकी यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि फिर अगर तरमीम लानी है तो रिफॉर्म्स के ऊपर बात की जाए एंड फॉर अ लॉन्गर रन बात की जाए, जिस पर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मुत्तफिक हों, तभी तरमीम होनी चाहिए और तभी तरमीम हो भी सकती है। अब अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत का जो डिसीजन आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि इस ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या रहती है, और जाहिर है अदालत सबूत, आइन और तमाम जो सिनेरियोज हैं उसको सामने रखते हुए ही डिसीजन लेगी। बहुत शुक्रिया कुट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज भी समाअत है जी अदालत में, और देखते हैं कि उसमें आज की समाअत के दौरान क्या मार्क्स आते हैं, क्या डिसीजन सामने आते हैं और किस तरह से इस पूरे इशू को टैकल किया जाता है। सो ये अपडेट्स तो आपको मिलती ही रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ आज तीसरा दिन भी गुजर गया और अफसोस के लापता कोपेमाहू का सुराग नहीं मिल सका। मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम की जिंदगी की उम्मीदें अब खत्म होने लगी हैं। पाक फौज का आज चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी है। मौसम शदीद खराब है जिसके बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तुम लौट आओ पहाड़ों की कसम, ये हैशटैग सोशल मीडिया के ऊपर तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से किया जा रहा है। साजिद सतपारा के वालिद की वापसी के लिए भी वो दुआ गो हैं और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं माजी की जो शेयर की जा रही हैं कि मैं 2 से 3 रोज़ तक सर्वाइव कर सकता हूँ विदाउट फूड एंड इतने सख्त मौसम में। इसी वजह से यही वो वाहिद उम्मीद है जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो दुआ गो भी हैं। दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी K2 8,211 मीटर की बुलंदी पर बोतल की गर्दन की मानिंद हो जाती है, इसीलिए इस मकाम को बॉटल नेक कहते हैं। मगर कोहे पेमाओं ने इस मकाम का नाम डेथ जोन। अक्सर व बेशतर मुहिमजू डेथ जोन पर ही K2 की खूनख्वारी का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर कोहे पेमाओं के लिए बॉटल नेक ही मौत का फंदा साबित होती है। यहाँ सिर्फ एक गलत कदम हजारों फीट गहरी खाई या ग्लेशियर में पहुँचा देता है। बजाय हरारत -65 डिग्री सेल्सियस से भी गिर जाता है। बर्फानी हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। इस पर सितम ये कि यहाँ ऑक्सीजन इंतहाई कम होती है। हमारा जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर सांस लेने के लिए बना है। इसलिए इस मकाम पर कोहे पेमा हाइपोक्सिया समेत बहुत सी बीमारियों में जकड़े जा सकते हैं। हाइपोक्सिया के शिकार कोहे पेमाओं का खून जम जाता है और दिमाग काम करना छोड़ देता है। वो हेलुसिनेशन यानी बसरी धोखे का भी शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी में कोहे पेमाओं को हिज़ाती ख्यालात आते हैं। कहा जाता है कि 25 बरस कबल न्यूजीलैंड के कोहे पेमा एंडी हैरिस को भी माउंट एवरेस्ट पर हाइपोक्सिया के बायस हिज़ानी ख्याल आया था। उन्होंने अचानक हिफाजती लिबास उतारा और मौत को गले लगा लिया था। इस मंजर को फिल्म एवरेस्ट में फिल्माया भी गया। जोन पर कोहे पेमाओं को हर सूरत 16 से 18 घंटों में K2 सर करके वापस आना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि इस मकाम पर ज्यादा से ज्यादा 20 घंटों तक ही रुका जा सकता है। यानी इस कदर बुलंदी पर कोहे पेमा सबसे बड़ी जंग शायद अपने ही जिस्म से लड़ते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ होने वाली बहुत सी अमवात की बुनियादी वजह हाइपोक्सिया हो सकती है। साजिद सिद्दपारा के मुताबिक उन्होंने आखिरी बार अपने वालिद अली सिद्दपारा को इसी बॉटल नेक यानी डेथ जोन पर देखा था, मगर मौजज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। K2 पे चढ़ते हुए ये बॉटल नेक सबसे मुश्किल तरीन पार्ट है, जिसको क्रॉस करने के बाद जो है समझ लें आपने K2 सर कर लिया। उसके बाद 200 मीटर के फासले पर K2 का सिमट आता है। 2008 में नेपाली कोहे पेमा पेम्बा शर्पा अपने 2 साथियों को बचाने के लिए इस मौत की घाटी में 90 घंटों तक रहा था। उम्मीद है मोहम्मद अली सतपारा भी ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। आमीन जी, आमीन। उम्मीद है जी। ऑल्दो तमाम स्टेटिस्टिक्स जो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट में बताए गए हैं, पूरा सिनेरियो क्लियर किया गया है, उनको दुआओं की ज़रूरत है और बेशक मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं। अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे और पाक फ़ौज का सर्च ऑपरेशन कामयाब हो और वह तमाम कोपेमाओं को वापस ले आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर वकला ने धावा बोला, चीफ जस्टिस के चैम्बर्स में तोड़फोड़ की। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समेत इस्लामाबाद की अदालतें ताहुक्म सानी बंद रहेंगी और अदालतों की बंदिश के अहकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जारी किए। ये सिनेरियो आप देख रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया था वहां पर, और वकला के चैम्बर्स के खिलाफ ये ऑपरेशन था। कचहरी में चैम्बर्स गिराए गए, सीडीए की तरफ से ऑपरेशन किया गया, जिसके खिलाफ वकला मुश्तइल हो गए और मुश्तइल होकर उन्होंने जजेस चैम्बर का रुख किया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नारे भी लगाए। चीफ जस्टिस के ब्लॉक में दाखिल हुए, ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और ये पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं कि कैसे पथराव किया गया, वहां पर शदीद नारेबाजी की, एक हंगामा राय की सूरत हाल थी। और जब ये तमाम चीजें हो रही थी, जब वकला एक्चुअली वर इन अटैकिंग मोड और ये एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा ग्रो एक बड़ा जजेस चैम्बर्स की तरफ, और उन्होंने सीडीए के किए गए ऑपरेशन के खिलाफ वहां पर जाकर अपना रिएक्शन दिया। वहां स्पेशल सिक्योरिटी पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं थी। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते काफी देर बाद जब अदालत में पहुंचे तो इस दौरान तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह अपने चैम्बर में महसूर हो गए और मुश्तइल वकला ने सहाफियों के साथ भी बदतमीजी की। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। वकला की तरफ से जब भी प्रोटेस्ट किया जाता है, वो चाहे पंजाब में हो, वो चाहे सिंध में हो, खासतौर पर हमने देखा है कि लाहौर में एक वकला के लिए टर्म इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी उनके इस तरह के मुश्तइल प्रोटेस्ट के बाद, और वो थी वकला गर्दी, क्योंकि ये कानून के मुहाफिजों को इजाज़त नहीं देता। ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉ इम्प्लीमेंटेशन करानी होती है, और अगर यही लॉ ब्रेकर बनेंगे, वन ऑफ द एजुकेटेड तबका जो है, ये हम इन्हें कहते हैं, लॉयर्स को कहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, केसेस रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे आइन और कानून की हिफाजत करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन हो, तो फिर ये सब कुछ क्या है? इसमें कुछ माजी की सिनेरियोज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि जब वकला का प्रोटेस्ट हुआ और वो इस कदर मुश्तइल प्रोटेस्ट हुआ, और फिर हमेशा ये कहा जाता है एसोसिएशंस की तरफ से कि ये यंग वकला हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये पुराने मनाजर हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पर सरकारी इमारात में या मुख्तलिफ ऐसे मकामात पर जो पब्लिक हैं, तोड़ फोड़ की जाती है, पथराव किया जाता है। और कल तो अदालती चैम्बर्स के अंदर ये हुआ, जस्टिस ब्लॉक में दाखिल होकर उन्होंने पथराव किया, शीशे तोड़े, नारेबाजी की और हुल्लड़बाजी की, खूब सहाफियों से बदतमीजी की, वीडियो बनाने पर लड़ पड़े। भाई क्यों ना बनाएं वीडियो? आप अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो हम तो मंजर आम पर लेकर आएंगे। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में तमाम अदालतें आज बंद रहेंगी। इससे पहले भी वकला इस तरह के मुतादिद हंगामे, जैसा कि मैं जिक्र कर चुके हैं। और अगर 2019 के दिन को याद करें कि वकला की तारीख के स्याह तरीन दिन के नाम से इसे याद किया जाता है, जब दर्जनों वकला लाठियां और पत्थर उठाए लाहौर के इदारा अमराज़े कल्ब यानी कि PIC में दाखिल हो गए थे। और हमें याद है कि उस वक्त क्या हुआ था। हॉस्पिटल के अंदर जाकर मुख्तलिफ रूम्स के शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, इमरजेंसी का गेट तोड़ा गया, अस्पताल का धावा बोला गया, तोड़फोड़ मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पुलिस वैन को नजर आतिश किया गया। जी हाँ, ये वकला बिरादरी ही थी जिसने ये सब कुछ किया। और इस हमले के दौरान खातून डॉक्टर समेत 4 डॉक्टर्स के सर भी फाड़े। वकला और डॉक्टर्स की लड़ाई थी जिसमें ये पूरा सिनेरियो हुआ था। मुझे आज भी याद है, मैंने लाइव ट्रांसमिशन की थी और मैं स्क्रीन पर देख रही थी कि किस कदर बेहिस और बेदर्द हो गए थे ये लोग कि हॉस्पिटल के अंदर जाकर भूल गए कि ये सेंसिटिव एरिया है और वहां जाकर अटैक किया। और मैं आपको याद कराते चलूं कि 6 मरीज जान की बाजी भी हार गए थे। कुछ माजी के रेफरेंसेस देना ज़रूरी हो जाता है जब हम इस तरह के इंसिडेंट्स पर बात करते हैं। क्यों ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी जुरिडिक्शंस क्या हैं, हम भूल जाते हैं कानून इस पर क्या कहता है, और हम ये भूल जाते हैं कि किस तबके से हमारा ताल्लुक है। इस पर हम बात करेंगे जो कल सिनेरियो हुआ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और जस्टिस चैम्बर में। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुहेल अकबर चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसा भी क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है? आप लोग तो कानून इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं, जस्टिस के ऊपर बात करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। फिर ये जो मनाजर हम देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन सीडीए ने किया, जस्टिस ब्लॉक में जाकर शीशे तोड़े गए, हुल्लड़बाजी की गई, नारेबाजी की गई, सहाफियों से बदतमीजी की गई, क्यों? रूट बहुत होती है असल में। हमारा मीडिया की ऐसी वेरी मच कि आपने मुझे लाइन पे दिया है अभी, हमारा मौकफ सामने आ गया।
देखिए मैम, बात ये है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होती है, और रूट कॉज को देखने की बजाय हम सिर्फ आउटकम के ऊपर बात करने लग जाते हैं। कभी किसी ने पूछ के वकला के साथ वहां पर क्या हुआ, कभी किसी ने पूछा कि रिएक्शन इस किस्म का क्यों आया है और किस वजह से आया है। 10 साल पहले के बने हुए पुराने चेंबर्स वहां पर गिरा दिए गए। वहां पर जो लॉयर्स थे उनके साथ ना सिर्फ ये कि खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, उन लॉयर्स को मारा गया और वहां से उनको उठा के लेकर जाया गया पुलिस के पास। ना कोई FIR, ना कोई चीज। और नए बनने वाले जो चेंबर से ये मामलात मैडम एडमिनिस्ट्रेशन के हल करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कौन बंदा सामने आया सिवाय इसके कि लॉयर्स को बदनाम करने के? आप मुझे बताएं, उन यंग लॉयर्स के जिनके चेंबर्स गिराए गए, वो रिएक्ट करेंगे, वो क्या करें? आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस रिएक्शन को? क्या अदालती अहकामात के ऊपर ये रिएक्शन आया? CDA ने ऑपरेशन किया ना, चेंबर्स गिरा दिए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उसके रिएक्शन में जस्टिस ब्लॉक में जाकर तोड़फोड़ करना, जबकि आपको मुज़ाकरात के लिए दावत दी जा रही थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की तरफ से, आप नहीं गए, चीफ जस्टिस को नोटिस लेना पड़ा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने ये सवाल किया। ये इतना चुभता हुआ सवाल है कि इसका जवाब आना चाहिए था। जिस वक्त वहां पर ऑपरेशन हुआ, वहां पर नायब तहसीलदार था अली जावेद और उसके साथ कुछ 250-300 बंदा था उस वक्त। CDA के लोग थे वहां पर उस वक्त मौजूद। और जिस वक्त उनसे पूछा गया है कि जी आप बताइए इसका क्या जवाब है, ये जो पुराने बने हुए चेंबर्स हैं इनके गिराने का, वहां पर उनका मौकफ ये था, ये दोबारा से मैं रिपीट कर, उनका मौकफ ये था कि सेशंस जज और चीफ जस्टिस ने हमें ऑर्डर किया इस काम के लिए। सर, इंक्रोचमेंट के खिलाफ तो ऑपरेशन होगा ना, जस्टिफाइड है या नहीं है ये ना मैं तय करूंगी ना आप तय करेंगे, कानून के मुताबिक तय होगा। लेकिन इसके रिएक्शन में तोड़फोड़ करना, एक चीफ जस्टिस महसूर हो गए अपने ब्लॉक में, ये कैसे जस्टिफाइड है? और माजी की मिसालें हम भूलेंगे नहीं। PIC वाला इंसिडेंट ले लें, और कुछ साल पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो पंजाब असेंबली लाहौर में क्या हुआ था वो भी हम सब ने देखा था। ऐसा क्यों होता है? वकलागर्दी का टर्म हमें क्यों यूज करना पड़ता है? अभी जो सिचुएशन बनी है, जो करंटली यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, मैं सिर्फ उसकी फिलहाल बात करता हूँ। चलिए उसी की फिलहाल बात जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं इस चीज को। व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग जी, व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग। मैं जो आपके सामने जो चीज रखना चाह रहा हूँ मीडिया के सामने, आप अक्कास हैं मुआशरे के हर मामले के ऊपर। ठीक है, हमारा मौका, आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया कि तोड़फोड़ की गई, इंक्रोचमेंट किया, ऑपरेशन था, लेकिन आपने ये भी मान लिया कि व्हाट इज रॉन्ग, और इस चीज को प्लीज मलहूज़े खातिर रखा जाए कि आपकी डोमेन क्या है और आपकी जॉब क्या है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुतादिद अशिया महंगी हो गई। महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा है। एक आम आदमी बेचारा पिसता चला जा रहा है। खुश्क मेवाजात हो, काले चने हो, मसाला जात हो, टूथपेस्ट हो, शैम्पू हो या साबुन हो, जिसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और आपसे कुछ हफ्ते पहले हमने ये स्टोरी डिस्कस की थी जिसमें एग्जैक्टली इन्हीं चीजों की प्राइस बड़ी थी। 3175 रुपए किलो तक महंगे हो गए हैं तमाम खुश्क मेवाजात। चलिए उसकी बात नहीं करते क्योंकि ये गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। दालों की बात कर लेते हैं जो उन्होंने पकानी होती हैं। तो दालों की कीमतों में भी महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि हुकूमती मुआशी टीम जो है इसको कंट्रोल करेगी और उसका इजलास भी हुआ जिसमें बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने से मुतालिक इक़दामात पर गौर भी किया गया। एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया जाता है। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को टारगेटेड सब्सिडी की फराहमी की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। यूटिलिटी स्टोर्स तो इट्सेल्फ ही एक ऐसी जगह है जहां पर सब्सिडीज दी जाती हैं और वफाकी हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं ताकि गरीब आदमी जो है वो अपनी ग्रॉसरी, अपने घर में खाने पीने और बेसिक चीज़ें जो है वो सस्ते दामों खरीद सके। लेकिन हो क्या रहा है, वहां भी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। या तो कीमतें बढ़ जाती हैं या चीज़ें शेल्फ से गायब हो जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी भी ऐसे नहीं होता
कि आपको वो लिस्ट जो बनाकर लेकर जाएं वो तमाम चीजें मिले। ये लोग लाइनें लगाकर क्यों खड़े हैं? ताकि वो सस्ती चीजें ले सके। लेकिन अगर यहाँ पर भी सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी तो एक गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसता चला जाएगा। अब ये बिलवास्ता टैक्सेस हों या बिलावास्ता टैक्सेस हों, सबसे ज्यादा गरीब तबकात पर पड़ता है। वो पेट्रोल की मद में हो, वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अवेलेबल चीजों की मद में हो, वो सब्जियों की मद में हो, वो फलों की मद में हो, वो अंडों, मुर्गी, गोश्त की मद में हो, जहां पर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और बहुत सी चीजें उस गरीब आदमी की लिस्ट से निकलती जा रही हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर हम बात करेंगे। हमें सुनहरे ख्वाब भी दिखाए जाते हैं, वज़ीर आज़म नोटिस तो लेते हैं, लेकिन फिर बड़े बड़े फिगर्स की बात की जाती है, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया, हमारी जो रिटेंसेस हैं वो बहुत बड़ी जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा गरीब आदमी को क्यों नहीं मिल रहा? अदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है, जनवरी के दौरान अशिया की बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान को 2 अरब 60 करोड़ 10 लाख डॉलर का तिजारती खसारा हुआ। इस पर बात क्यों नहीं की जाती? क्यों बताया जाता है कि हम सरप्लस में चले गए और ये जो तिजारती खसारा है इसका बोझ एक गरीब आदमी पर पड़ेगा। गुज़श्ता साल जनवरी से 45 करोड़ 20 लाख डॉलर ज्यादा है। जनवरी की बरामदात का हुजम 2 अरब 13 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल से 8% ज्यादा है, जबकि इस दौरान बरामदात का हुजम 4 अरब 73 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल से 14.8% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह में बरामदात का मजमूई हुजम गुज़श्ता माली साल के अरसे से 5.5% ज्यादा है। सो कंपैरिजन कहीं बहुत पीछे से नहीं किया जा रहा, अपने ही पिछले साल से किया जा रहा है कि सिनेरियो इस वक्त क्या है। बरामदात का, महंगाई का, इन्फ्लेशन कहा जा रहा था कंट्रोल होगी। मुझे याद है वज़ीर आज़म का भी कुछ दिन पहले ट्वीट था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन रेशो एक गरीब आदमी के लिए हम कम करेंगे। वो नहीं हो सका है, अभी तक नहीं हो सका है। इस पर हम बात करेंगे। फरूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। क्योंकि मेरी नाक़िस अकल में तो ये बात नहीं आ रही है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि किस तरह इन्फ्लेशन कम हो रही है जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स इससे ज्यादा हैं। तो इकोनॉमिस्ट से ही पूछ लेते हैं, शायद वो हमें समझा सकें कि देयर इज अ गुड न्यूज एज वेल। फरूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। ये जो बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े बड़े नाम, करंट अकाउंट, डेफिसिट, सरप्लस, ये एक आम आदमी को समझ नहीं आता। आम आदमी को तब समझ आता जब आटा, दालें, घी, चावल सस्ते हो जाएंगे और उसके घर का जो चूल्हा है वो 2 वक्त चल सकेगा। क्या वाकई में गवर्नमेंट कुछ ऐसे इकदाम कर रही है कि इन्फ्लेशन कम हो सकेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ईशतदान नहीं चाहिए कि आपकी जाती ईशत का काम आप इसकी कोई वजीर आपकी नहीं चाहिए तो आपको बताए कि आपकी ईशत बहुत अच्छी जा रही है, बहुत बुरी जा रही है। हर वो पाकिस्तानी जो बाजार से आटा खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है, माहाना अपना बिजली का बिल अदा करता है, उसको पता होता है कि उसकी मईशत का क्या हाल है। आपको मैं यहाँ बैठ के 1 घंटे का लेक्चर दूं कि आपकी मईशत तो बहुत जबरदस्त जा रही है, करंट अकाउंट सरप्लस बड़ा जबरदस्त हो गया है, मूडीज ने आपकी रेटिंग बढ़ा दी है, इसका असर आम आदमी पे कोई नहीं होता। ये टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करें, अगर मईशत दान आपस में बैठ के मईशत के ऊपर बहस कर रहे हो तो फिर ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो जायज है। मईशत दान आपस में एक दूसरे से बहस जरूर कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी की नजर में मईशत, मैं समझता हूं कि अगर आपने मईशत को आम आदमी के लिए एक दरिया को कूजे में बंद करना है तो आप 3 चीजें देख लीजिए, आटा, चीनी और बिजली का बिल। ये मईशत आपको, आम आदमी की मईशत आपको ये बता देती है। अब ट्रूथ हिस्टोरिकल कुछ तारीखी मार्क्स जो है उसको भी हमने तोड़ा है पिछले 2-2.5 सालों में। आप देखिए कि तकरीबन 2.5 साल पहले आटा जो है वो 35 रुपए किलो मिल रहा था, अब फिर वो 70 रुपए 75 रुपए पे चला गया। तो मुझे याद नहीं कि पिछले 70 साल की माशी तारीख में कोई 2 या 2.5 साल का ऐसा दौरानिया आया हो जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। ऐसा कोई दौरानिया नजर नहीं आता पाकिस्तान की माशी तारीख में। तो इट्स ट्रूली हिस्टोरिकल। चीनी को अगर आप देख लें तो वो 55 रुपए थी 2.5 साल पहले, फिर वो 100 से तजावुज कर गई थी, आप कहते हैं 90-95 रुपए पे मिल रही है। तो वहां पे भी तकरीबन 100% का इजाफा सामने आया है और 100% कीमत में जो इजाफा है वो पिछले 70-72 सालों की पाकिस्तानी माशी तारीख में
कोई आपको 2-2.5 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ चीनी की कीमत तकरीबन 100% बढ़ गई। बिजली का बिल मैं देखा था जो 2.5 साल पहले मैंने अपने घर में दिया था, उस वक्त मुझे तकरीबन 11 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा था। अभी जो हफ्ता भर पहले मेरे घर बिल आया है और मैंने अदा किया है, उसमें पर यूनिट कॉस्ट 28 रुपए आ रही है। एग्जैक्टली आप पी कार्ड्स की बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रियली चीजें हैं आम आदमी के लिए, तो ये 3 चीजें मैटर करती हैं, और ये 3 इशारे जब नीचे जाने लगेंगे तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारी मईशत ठीक होने लगी। उस वक्त तो हम ये भी कहेंगे हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है, उस वक्त तो हम ये भी कहेंगे गवर्नमेंट की गवर्नेंस बहुत अच्छी है, पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब तक एक गरीब आदमी को उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा तो ना पॉलिसीज की तारीफ होगी, ना गवर्नेंस की तारीफ होगी, ना गवर्नमेंट की तारीफ होगी, बल्कि क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क लगते जाएंगे। आपने 2.5 साल पहले का कंपैरिजन किया सर, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में इन अ लॉन्गर रन जो ये कहा जाता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर और इनडायरेक्टली आम आदमी के ऊपर आएगा? क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है ये तो टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस ही लगा रही है, या सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं। आपने बिजली के बिल का जिक्र किया, पिछली हुकूमतों में सब्सिडाइज्ड बिल आया करता था और गवर्नमेंट बोझ बर्दाश्त किया करती थी, लेकिन अब अवाम बोझ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में कुछ अरसे के बाद ये जो पॉलिसीज है, जो ये कहते हैं कि हमारी लॉन्गर रन पॉलिसीज हैं, इसका असर आएगा इन चीजों के ऊपर? देखिए, एक बहुत ही बुनियादी सा नुक्ता आपके सामने रख देता हूँ, और वो ये है कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। कहते हैं दोनों की नत्थी हुई हो, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उसकी माशी पॉलिसी जो है वो कभी भी सीधी सिमत में नहीं जा सकती। और इसके ऊपर बड़ी लंबी स्टडीज हुई हैं, 50-50, 60-60 साल का डेटा इकट्ठा किया गया है। अदाद शुमार ये बताते हैं कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वहाँ की मईशत जो है वो फल फूल नहीं सकेगी। अब हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि हमारी जो जमहूरियत के 2 पहिए हैं, एक अपोजिशन और एक हुकूमत, वो दोनों इस वक्त जमहूरी इख्तलाफात से कहीं बढ़ के उनके जमहूरी इख्तलाफात अब नहीं रहे, वो तो इंतकाम की सियासत और बदले की सियासत यहाँ पे शुरू हो गई। और साफ नजर ये आ रहा है कि ना तो हुकूमत का कोई फोकस है मईशत के ऊपर, और ना ही अपोजिशन की जो जिम्मेदारी थी टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि हुकूमत को जवाबदेह ठहराना है माशी इशारियों के हवाले से, वो अपोजिशन भी अपना काम वो नहीं कर रही। दोनों में जो इंतकाम की सियासत इतनी बढ़ गई है कि दोनों के कहीं भी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके माशी मफादात की कोई बात नहीं हो रही, कोई सोच नहीं हो रही। तो सीरियसली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे महसूस ये होता है कि हमारी मईशत जो है वो जैसे जिसको ऑटो पायलट कहते हैं, कि वो जहाज में ऑन कर देता है और फिर वो खुद ही उड़ता रहता है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई माशी पॉलिसी की मुतल्लिक सोचा ही नहीं जा रहा, लेकिन ना अपोजिशन की तरफ से ना तरफ से। फारूक साहब, अगर ये हालात रहे तो फिर गरीब आदमी तो मरता चला जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, यूटिलिटी बिल्स बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे, बच्चे स्कूल्स नहीं जा सकेंगे। और अगर महीने का जो लगा पड़ा बजट है उसमें खुदा ना खास्ता कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं होंगे। गवर्नमेंट कहती है जी हम जो है ना वो हर तरह से उनको सिक्योर कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का जिक्र भी कर दिया वजीर आजम ने कल कि उसके तहत हम मुस्तहिक खानदानों को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी। ये तो आप गरीब आदमी को कह रहे हैं कि हाथ फैलाओ, हमें आके बताओ कि आप लोग मुस्तहिक हो, तभी हम सब्सिडी देंगे। देखिए, एहसास प्रोग्राम का क्रेडिट जो है वो इस हुकूमत को जाता है। तकरीबन 176 अरब रुपए बांटे गए हैं, 12-12 हजार रुपया पाकिस्तानियों को मिला है। इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ मुस्बत है, पॉजिटिव है। दुनिया भर में बहुत सारे जो आलमी इदारे हैं वो हमारे जो BISP जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड ओरिजिनली कहलाता था, उसको उसमें जो साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी दी गई हैं। बहुत ही जो गरीब खानदान है पाकिस्तान को, उनकी रियली तारीफ की गई है दुनिया भर में। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर है, लेकिन वो जैसे चाइनीज कहते हैं कि भाई आपने किसी को मुफ्त मछली न खिलाएं बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाएं।
तो हमने ये लंगर खोल के या एहसास प्रोग्राम के जोर के ऊपर मईशत को नहीं चलाना। ये जरूर है कि जो बहुत ही गरीब तरीन खानदान है उनकी मदद हो जाती है, लेकिन मईशत इससे आगे नहीं बढ़ पाती। तो मईशत को आगे बढ़ाना, जीडीपी का रेट आगे बढ़ाना, वो एक दूसरी चीज है, और गरीब तरीन पाकिस्तानियों की मदद को आना वो एक अलग सी चीज है। उसमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को क्रेडिट जरूर जाता है। चलिए, उस पे तो क्रेडिट जाता है, आपने सही कहा। वो एहसास प्रोग्राम हो, वो शेल्टर होम्स हो, वो लंगर खाने हो जिसमें गरीब तरीन जो शख्स है या खानदान है उसको तो रिलीफ मिलता है। लेकिन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, इकोनॉमिस्ट ये हमेशा कहते हैं कि मिडिल मैन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करते हैं इकोनॉमी, जिसे हम आमतौर पर सफ़ेद पोश तबका भी कहते हैं, जिसे हम वो लोग भी कहते हैं जो अपना गुजर बसर अपनी इनकम के मुताबिक ठीक ठाक तरीके से बस कर लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती मांगने की। क्या आपको लग रहा है कि इन तमाम पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो तबका पिस रहा है वो मिडिल मैन है? उसका जो लाइफस्टाइल था एज अ मिडिल मैन वो बुरी तरह मुतासर हुआ है और वो उस बेल्ट से नीचे आ गया। और जब तक हम उनको मुस्तहकम नहीं करेंगे, हमारी ना इकोनॉमी बेहतर होगी, ना गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर आएगा और ना ही मईशत का असर आएगा पॉजिटिव। ये बात आपकी दुरुस्त है। जो सर्वेज आज से 2.5 साल पहले आ रहे थे 2018 में, उसमें ये कहा जाता था कि तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है। हम उस वक्त भी परेशान होते थे कि 30% बहुत बड़ा नंबर है। वो उस वक्त तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी बनते थे जो वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे थे। अब जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 41% पाकिस्तान की आबादी 41% जो नंबर वाइज अब तकरीबन 9 करोड़ बन जाएंगे। आप अंदाजा कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। और यहाँ पे महंगाई का और गुर्बत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है, एक कोरिलेशन है जो वाज़ेह तौर पे सामने नजर आता है। अगर आपके यहाँ महंगाई इस तरह चल रही है जिस तरह पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं, तो फिर बेशुमार करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से गिर जाते हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि मिडिल इनकम पाकिस्तानी जो हैं, मिडिल इनकम पाकिस्तानी अब गुर्बत की शरह से गिर गए हैं, वो शायद मिडिल इनकम नहीं रहे, अब वो लोअर इनकम में चले गए हैं। तो बेतहाशा ऐसे लोग एटलीस्ट जो आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी थे जिनको आप शायद मिडिल इनकम कहती हैं, जो 2 साल 2.5 साल पहले मिडिल इनकम में आते थे। अब वो महंगाई की वजह से और हमारे जीडीपी के रेट गिरने की वजह से अब वो मिडिल इनकम नहीं रहे। अब वो शराय गुर्बत गिर गए हैं, वो लोअर इनकम में चले गए हैं, और उनके लिए जो उनके ऊपर जो बोझ है, जो मजमूई बोझ है, वो 2 साल पहले जो था अब वो बेतहाशा उससे ज्यादा बढ़ गया है। सो आप ये बस कंक्लूड कर दीजिएगा सर, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया तमाम नकात को, लेकिन मैं फिर वही सवाल करूंगी कि एक गरीब आदमी, मुझ समेत वो तमाम लोग जो इस चीज़ से बहुत इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन में, आप भी उसमें शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। इनकम जो है वो अखराजात बढ़ गए, इनकम कम हो गई। सो मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद रखें हम लोग के कुछ हालात बेहतर होंगे, या अभी तक के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास वसाइल, पाकिस्तान हुकूमत के पास जो वसाइल हैं वो बेतहाशा है, उनको जाया किया जा रहा है। ये गरीब हुकूमत नहीं है, ये गरीब बन जाती है अपनी पॉलिसीज की वजह से। अच्छा। आप अंदाजा कीजिए कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें पीआईए है, पाकिस्तान रेलवेज है, पाकिस्तान स्टील है, तकरीबन 195 ऐसे और इदारे हैं, वो मिलजुल के तकरीबन 1800 अरब रुपए का खसारा कर देते हैं सालाना बुनियाद के ऊपर। सर्कुलर डेट का बात की जाती है, हम अपने बिजली के सेक्टर में तकरीबन 1000 अरब रुपए का सालाना खसारा करते हैं। तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में सालाना बुनियाद पे चोरी हो जाती है। तो आप सोचिए कि वसाइल बेतहाशा है हुकूमत के पास। अगर इस्लाहात लाई जाएं इन शोबों के अंदर तो पाकिस्तान की हुकूमत कतन किसी तौर से गरीब हुकूमत नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान की हुकूमत किसी तौर गरीब हुकूमत नहीं है। अगर इस्लाहात लाई जाएं, खसारे कम किए जाएं तो गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है। फरूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मॉड इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे थे।
इसी के साथ मुल्क में कोरोना की सिचुएशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 40 अमवात और 1008 नए केसेस सामने आए हैं। NCOC ने जो अदादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद अब तक 12,066 तक पहुंच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,56,519 हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर की शरह 3.9% हो गई। कराची में इस वक्त मस्बत रेशो सबसे ज्यादा है, दैट इज 10.68 और मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों की तादाद 5,12,943 है, जबकि इस वक्त एक्टिव केसेस भी 31,510 पर पहुंच गए हैं, जहां पर केसेस मुसलसल जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि इस मुस्तहकम हो गया है वो ग्राफ। अब 3.9 3.8 जो रेशो चल रही है और 1008 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो बहुत हद तक डाउन हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सर्वाइव्ड सेकंड वेव एज वेल, लेकिन केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं और हम खतरे से बाहर नहीं होंगे जब तक हमारी 60-70% आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती। वैक्सीन्स के दौर तो चल ही रहे हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन जो है वो इस मुल्क में मौजूद हैं, जो आ रही हैं। चाइना से जो वैक्सीन आई उसकी डोजेस जो है वो हेल्थ वर्कर्स को दे दी गई हैं, फिर रशिया से आनी है। बरतानिया ने भी एक बड़ी खेप जो है वो वैक्सीन की प्रोवाइड करनी है पाकिस्तान को, और अब UN ने भी क्लियर कर दिया है वो फाइजर वैक्सीन हो या बरतानिया की वैक्सीन के वो भी पाकिस्तान को मैसर होगी। तो उसके तहत हमने ये देखना है कि कितनी आबादी को हम कवर करते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स किस तरह से उनको कवर करते हैं वैक्सीन के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपना वो टारगेट अचीव करें जिसमें हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो और हम इस कोरोना से अपनी जान छुड़वा सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता तब तक हम सबको SOPs को फॉलो करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ बार बार धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, इसी में आपकी एहतियात है। और अगर आपको अपनी परवाह नहीं है, आप मास्क इस्तेमाल नहीं करते या आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, तो आपके घर में जो लोग मौजूद हैं उनका ज़रूर ख्याल रख लीजिए, क्योंकि बड़े लोग इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और वहीं पर आपको एक लाइटर स्टोरी भी बताएंगे कि जापान की एक कंपनी है जिसने एक ऐसा रोबोट कर लिया है और ये दावा किया है कि वो मरीज की नाक और हलक से नमूने ले सकता है और सिर्फ 80 मिनट्स में नतीजा भी बता सकता है। अभी हमें पता है कि 24 to 48 आवर्स लगते हैं जब रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जापान ने जो है वो बड़ा ये करिश्मा किया है जी कि रोबोट जाएगा सैम्पलिंग के लिए भी, और ऐसे में जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो एक्सपोज नहीं हो सकेंगे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। तो ये एक अच्छी बात थी। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि 80 मिनट्स में रिजल्ट भी आ जाएगा। जापान में ओलंपिक गेम्स की तैयारियों का सिलसिला जारी है और कोरोना से बचाव के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत उनके वहाँ पे इंजीनियर्स ने, माहिरीन ने ये रोबोट तैयार कर लिया है और स्टेडियम आने वाले तमाशाइयों के कोरोना टेस्ट होंगे। ये रोबोट उनके कोरोना टेस्ट करेगा और जापान कावासाकी के ये जो पूरा एक कावासाकी इट्स अ बिग कंपनी जिसकी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने रोबोट तैयार किया है, जबकि जापान के वज़ीर सेहत ने इन रोबोट्स का मुआयना भी किया और बाकायदा इसको चेक भी कर लिया गया। ये सिस्टम 16 घंटे में 2000 नमूनों की प्रोसेसिंग कर सकता है, यानी कि एक ही रोबोट जो है वो 2000 के करीब सैम्पलिंग कर सकता है 16 आवर्स में। ये सिस्टम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक इसकी मसनूई बाजू है जो मूवेबल होगी, तो आपके नाक, नोज स्वाब, माउथ स्वाब कर सकेगी और उसका सैंपल ले सकेगी, और फिर दूसरी जो है वो टेक्निक लेबॉर्ट्री है जिसमें ये टेस्ट सर अंजाम होगा। और ओलंपिक गेम्स के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा और सुब गिरफ्तारी के साथ कोरोना टेस्ट करना चाहते हैं ताकि हम ओलंपिक गेम्स को अब नॉर्मल कर सकें, उसको अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। तो अच्छा है जी, इनोवेशन होनी चाहिए। हमें बैक टू नॉर्मल तो आना है, लेकिन कोरोना के साथ आना है। तो इस तरह की इनोवेशंस या इन्वेंशंस जो हैं वो कभी कभी हैरान भी कर देती हैं, लेकिन मज़ा भी आता है सुनकर के लोग एक्चुअली वापस आने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तमाम क्रिएटिविटी लगा रहे हैं कि हम वापस नॉर्मल की तरफ जाएं, लेकिन कोविड-19 से बचते हुए। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। दो होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आते हैं गुड न्यूज की तरफ। पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका की सीरीज को व्हाइट वॉश कर दिया, और ये बात मैंने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कही थी और मैं अपनी गलती खुले दिल से तस्लीम करती हूँ कि मैंने ये कहा था व्हाइट वॉश नहीं होगा, हो सकता है वो हमें ग्रीन वॉश कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम जीत गए। बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। ऑल्दो गलतियां थी, मिस हैंडलिंग थी बहुत सी चीजों पर, लेकिन
एंड रिजल्ट अच्छा रहा तो हमारी टीम की तारीफ होगी, और तारीफ जो है वो कल सोशल मीडिया पर भी धूम मची रही। पाक वर्सेस साउथ अफ्रीका टॉप ट्रेंड चल रहा था और उसमें फैसल जावेद खान कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू द टीम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, टेस्ट सीरीज वन बाय डेफिनेटली अ ह्यूज कॉन्फिडेंस to the entire team. ICC ने ट्वीट किया जी, ICC ने कहा कि पाकिस्तान take the series 2-0. Hassan Ali took the match out of 10 wickets to lead side to their first test series win against South Africa since 2003. ICC ने हसन अली की तारीफ की और हसन अली वाकई में काबिल तारीफ रहे और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही इस पूरे सीरीज में। हसन अली के साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगी शाहीन शाह आफरीदी की भी, जिन्होंने शानदार बॉलिंग के बायस पाकिस्तान ने जो ये जीता पिंडी टेस्ट उसमें 98 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज को वाइट वॉश कर दिया। फिर सेनेटर शिबली फराज ने कंग्रेचुलेट किया टीम को, उस्मान बुज़दार ने कंग्रेचुलेट किया, वज़ीर आला पंजाब जहांगीर खान तरीन साहब ने लिखा कंग्रेचुलेशंस टू द टीम फॉर कंप्लीटिंग वाइट वॉश अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आलिफ अली ने ट्वीट किया, अनलीब अब्बास ने, और बहुत से लोग जो हैं वो इस पर ट्वीट कर रहे थे। बाबर आजम ने भी ट्वीट किया जी, व्हाट मेक्स मी एब्सोल्यूट प्राउड ऑफ माय पैक इज देयर नेवर से डाई एटीट्यूड। आई थिंक कैप्टन की तरफ से इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ओनरशिप लेना ऑफ देयर पैक वाज अ गुड जेस्चर। टीम के ऊपर बात कर लेते हैं, मैच के ऊपर बात कर लेते हैं, और हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब मौजूद है, जो पहले दिन से मेरे से बाकायदा बहस भी कर रहे थे, लड़ भी रहे थे, एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि हम अच्छा खेलेंगे, हम ये सीरीज जीत सकते हैं, और मैं कह रही थी कि नहीं मैं इतनी उम्मीदें नहीं लगा सकती। सो उनका ऑब्वियसली ही स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, तो उनका तज्जिया बिल्कुल सही साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाशमी साहब, आप शुरू दिन से कह रहे थे जब से ये सीरीज शुरू हुई कि मुझे टीम पर भरोसा है और इंशाल्लाह हम कर जाएंगे, और हमने कर लिया। हम सिर्फ मैच नहीं जीते, हमने सीरीज जीत ली। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और पाकिस्तान की आवाम को इस सीरीज की मुबारक हो। ये बहुत अरसे के बाद हम इस खुशी को मना रहे हैं। आपको शायद पता हो कि हमने 18 साल पहले साउथ को टेस्ट करवाया था, सीरीज में सीरीज भी हराई थी, और उसके बाद ये 9 साल के बाद जो है ना हमारी बारी आई है सीरीज हराने की। 2013 में हमने इंग्लैंड को 3-0 से सीरीज हराई थी। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और खुशी की बात इसलिए भी है कि नौजवान प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बड़ा 100% दिया और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और मैं पूरी उम्मीद था, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी उम्मीद जो बर आई और पाकिस्तान को ये अजीम फतह मिली। बिल्कुल, आपकी उम्मीद बर आई और अजीम फतह मिली। अब गलतियों की बात कर लें पहले या अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर लें? नहीं, देखें, कामयाबी के जो वारिस हैं वो सभी होते हैं और नाकामी यतीम होती है। तो यहाँ कामयाब हुए हैं तो हमें मेरे ख्याल अच्छाइयाँ ही अच्छा चले, हमें कामयाबियों की बात करनी चाहिए। तो हसन अली ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया जी, ही वाज अ वंडरफुल टीममेट ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने न सिर्फ उन्होंने, शाहीन शाह अफरीदी ने भी उनका साथ दिया, और ये सीरीज मुझे लगता है कि इन दोनों के नाम जानी चाहिए। जी डेफिनेटली हसन ने बड़ा शानदार कमबैक किया है। वो इंजरी में थे और उन्हें तकरीबन काफी अर्सा तक टीम से ड्रॉप रहना पड़ा, और उन्होंने इस दौरान अपनी इंजरी को रिकवर किया और फिर डोमेस्टिक खेली, और डोमेस्टिक में मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और एक सेंचुरी भी बनाई और विकेटें भी ली उन्होंने फाइनल मैच में। तो यहाँ अरसा दराज के बाद किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 10 विकेटें जो है वो ली हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और हसन अली से मेरी कुछ खुसूसी व्यवस्था भी है कि ये 2 क्लास में मेरे से पढ़ते रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, आपके स्टूडेंट भी रहे हैं। सो हाशमी साहब, जी बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्म किया, और प्राउड तो मुझे बड़ा महसूस हुआ अपनी टीम के ऊपर भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी ऐसी खामियों का जिक्र कर लें जो अगर आइंदा ना हो तो ये खुशी के लम्हात हमें बार बार मिलेंगे। और आपको पता है कि क्रिटिक पॉइंट से भी देखना चाहिए, टीम की ओपनिंग कभी कामयाब नहीं हो सकती है, मुझे अब ये लगना शुरू हो गया है। इस सीरीज में तो खास तौर पर ओपनिंग दोनों मैचेस में ही बिल्कुल ठीक नहीं बैठी। क्यों हम अपना ओपनिंग ऑर्डर फोकस नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं कर सकते, या कंसिस्टेंट नहीं रह सकते? नहीं, देखिए, ये ओपनिंग का मसला जो है ना अभी का नहीं है, ये बड़ी देर से चला आ रहा है। ये 1991-92 में जब हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे तो उस वक्त हमने 4 ओपनर्स अपनाए थे, और वो चारों के चारों नाकाम हो गए, और उसमें उन नाकाम ओपनर्स में सईद अनवर भी शामिल थे। और फिर उसके बाद उन्हें 1994 में जाकर दोबारा बारी मिली थी, और फिर ये आमिर सुहेल और
सईद अनवर की जोड़ी 2000 में जाकर क्लिक हुई थी। तो पिछले 2 दहाइयों से हमारे पास ओपनर जो है ना उसका मसला रहा है। लेकिन आप इसके साथ साथ दीगर दुनिया के लोगों को भी देखें, वहाँ भी ये मसाइल हैं। हमारा यहाँ एक जो बड़ी खामी है ना कि हम जो क्रिटिक्स हैं वो एक एक गेंद को, एक एक मैच को, एक एक लम्हे को मेयार बना लेते हैं और फिर कहते हैं जी निकाल दें, रख दें, निकाल दें। अभी आप ये बात करें आमिर इमरान भट्ट की, तो नाकाम रहे हैं वो पूरे 4 इनिंग्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है। अभी उनको टाइम चाहिए, अभी उनको थोड़ा वक्त चाहिए एडजस्ट करने में। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा फर्क है और उस फर्क को खत्म करने के लिए कुछ अर्सा चाहिए होता है। इसी तरह आबद अली देखें, उन्होंने पहले टेस्ट में सेंचुरी की, अपने पहले वनडे में सेंचुरी की, ये एक बड़ा रिकॉर्ड है दुनिया का। और उन्होंने बहुत रन बनाए, 46 की ऑफ से वो खेल रहे थे। अगर उन्हें ये सीरीज नहीं रास आई अभी तक या इसमें वो क्लिक नहीं कर पाए, तो डजंट मीन कि ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। He is a good player, but he needs some time. बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कंसिस्टेंसी चाहिए और ये ऑर्डर जो अभी सेट नहीं बैठ रहा, इसको थोड़ा टाइम और मजीद चांस देने चाहिए ताकि ये सेटल इन हो सके और इन अ लॉन्गर रन हमारे पास एक अपना अच्छा ओपनिंग ऑर्डर रहे, अच्छा ओपनिंग पेयर आ सकता है। बिल्कुल सही है जी, ऐसा ही है। और रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी, मैन ऑफ द मैच भी रहे, सेंचुरी की। उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? तो रिजवान के बारे में देख लें, उन्होंने पिछले 2-3 मैचों में सर्व नहीं किए थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जिन्हें निकालें, इन्हें डोमेस्टिक में भेजें। लेकिन वो बंदा मुफ्ती मजाज है, उसने अपनी इनिंग्स को इतनी खूबसूरती से बढ़ाया आगे। यानी जब खेलने आए थे, आते ही उन्होंने 3-4 चौके मारे और अपने एतमाद को बहाल किया और उसके बाद फिर वो इनिंग्स को लेकर चले जी। असल बात इनिंग्स को लेकर चलना होता है और उनका साथ नुमान ने दिया, फहीम ने दिया, यासिर शाह ने दिया। तो देखें उन्होंने एक नामुमकिन चीज को मुमकिन बना दिया। अगर रिजवान की सेंचुरी ना होती तो हो सकता है ये मैच का नतीजा ना हो। बिल्कुल, ये तो वैसे आप हर परफॉर्मेंस के लिए कह सकते हैं ना। हसन अली 10 विकेटें ना लेते तो मैच जो है वो अड़ गया था। और लास्ट कल जब 12 बजे के करीब विकेट्स नहीं गिर रही थी, तो आपको पता है क्या सिनेरियो था? एवरीबॉडी वाज थिंकिंग या तो ड्रॉ होगा या शायद हम हार जाएं। देखिए पिंडी का टेस्ट जो है ना, ये पेंडुलम की तरह था, कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। तो उस पेंडुलम ने आकर जो है वो हसन अली ने और शाहीन ने अपना जोरदार परफॉर्मेंस देकर अपने हक में फैसला करा लिया। बिल्कुल ठीक जी। अब टेस्ट सीरीज तो हम जीत गए और आईसीसी भी हमारी तारीफ कर रहा है, इवन हसन अली का नाम मेंशन करके। हमारी रैंकिंग भी चेंज हुई है, हम 7वें से 5वें नंबर पर आ गए और इसके लिए मैं मुस्बाहुल हक को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। चलें जी, ये आपका बड़ापन भी है, जब जहां बहुत से लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन वहीं पर जब एक अच्छी चीज हो रही है और उन्होंने जवाब भी देना है 17 फरवरी को बोर्ड के सामने, तो आई थिंक उनके हिस्से में ये एक अच्छी चीज आ गई है, उनकी क्रेडिट में ये एक अच्छी चीज चली गई है जिसको वो बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। हाँ जी, मैंने ये किया है, मैं 7वें से 5वें पे आ गया अपनी टीम को रैंकिंग पर लेकर। एनीवेज जी, T20 सीरीज और अगला जो PSL मैचेस होने जा रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में फिर तो। बिल्कुल जी, क्रिकेट पाकिस्तान में लौट आई है और इंशाल्लाह ताला हम काफी महीनों तक बिजी रहेंगे। जहां तक T20 का ताल्लुक है, तो मैं आपको भी बता दूं कि T20 जो टीम है ना, वो टोटली नए प्लेयर्स पर है। टोटली से मुराद ये कि बहुत सारे नए प्लेयर्स उसमें हैं, कुछ फिर पुराने भी हैं, लेकिन इन्होंने मोहम्मद हफीज को नहीं लिया उसमें, इसका हमें नुकसान होगा। लेकिन नए लड़कों से मैं खासा पुरुमीद हूँ। आप खासे पुरुमीद हैं, तो आपको लग रहा है कि T20 में भी हमारा दिल खुश होगा और ग्रीन जो है वो छा जाएंगे? बिल्कुल, नए लड़के जो है ना वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, नए लड़कों में आप किसमें ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं? मतलब आप देखिए, आमिर यामीन बहुत अच्छा है, अहमद भट्ट अच्छा है, दानिश अजीज बहुत अच्छा है और बॉलिंग में वाहिद महमूद नए आए हैं, उनको लिया गया है। हैदर अली बहुत अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाते हैं, तल्लत है। ये सारे लड़के बड़े टैलेंटेड हैं और बड़े पोटेंशियल है इसमें, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा ये क्लिक होंगे। बिल्कुल सही, लेकिन आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़े रिस्क लेने होंगे, तभी ना लॉन्गर रन ये टीम में सेटल इन हो सकेंगे। जाते जाते सिर्फ एक सवाल जी 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 सीमन, पता है क्या, टीम बनते बनती है, एकदम से नहीं, ओवरनाइट नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, बाबर आजम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ऑल्दो दूसरे मैच में वो थोड़ा सा तो परफॉर्म कर ही गए, लेकिन पहले में नहीं चल सके। ओवरऑल सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा मुतासर कुन नहीं रही।
बिल्कुल, लेकिन ये एक सीरीज की बात है। आप विराट कोहली के पिछले 10 मैच निकाल के देखें ना, तो 10 में से 9 में उनके रन है ना वो डबल फिगर में ही है, बस 1, 20, 19, 18 एक ही उनकी सेंचुरी उसमें। तो इस तरह से हम खिलाड़ियों को नहीं देखे। बाबर आजम एक तारीखी कप्तान साबित हुए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू बतौर कप्तान डेब्यू में ही सीरीज जीत ली है, और ये 5वें हैं। इससे पहले फजल महमूद थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, सलीम मलिक थे, इन्होंने इन्हें अपने डेब्यू मैचेस में बतौर कप्तान सीरीज जीती। तो इस सीरीज जीतने का फायदा, टैलेंटेड प्लेयर है। हाँ जी, इसको हम इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। और वैसे भी हम लोग ये चाहते हैं कि हर बंदा ही स्कोर करे, हर बंदा ही विकेट ले, ऐसा नहीं होता। एक आध बंदा क्लिक करता है, हर दफा सेंचुरी नहीं होती, लेकिन जब सेंचुरी होती है तो शानदार होती है और उस पर तारीफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच जी। इस सीरीज को जीतने का फायदा ना सिर्फ कप्तान, ना सिर्फ टीम, बल्कि मैनेजमेंट को भी हुआ। हमारी रैंकिंग बेहतर हुई और अब आगे देखना है कि T20 सीरीज में हम कैसा परफॉर्म करते हैं विद यंग ब्लड एंड यंग टैलेंट। और मुझे लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, वो खूब जोश के साथ खेलते हैं। T20 सीरीज जब वो खेलेंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। मैं जो कहती हूँ या तो उसका उलट होता है या वो हो जाता है, तो मैं ऐसा सोचूंगी नहीं, मैं कुछ कहूंगी नहीं, मैं सिर्फ मैच देखूंगी, तबसरे लेंगे और फिर उस पर बात करूंगी। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी हमारी है जी स्विट्जरलैंड की, जहां पर एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है जी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक स्विट्जरलैंड में एक्विले पॉलिटेक्निक फेडरल डिल्यूजिन के माहिरीन ने एक ऐसा बरकी आला तैयार किया है जिसे अगर आप पहन लेंगे तो जहनी तनाव का अंदाजा हो सकता है। और जहनी तनाव से मेरी मुराद टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आप मेंटली कितना स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये आला आपको बताएगा। घड़ी के साइज का ये है जो जिल्द के साथ चिपक जाता है और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को नापता है और फिर कार्टेस्ट्रोल जिस्म में ग्लूकोज समेत ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। और जहनी तनाव का शिकार मरीजों में इसकी पैमाइश लेना बहुत ज़रूरी होता है। जहनी तनाव बाज़-औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर अपसेट और स्ट्रेस्ड आउट, आपका बीपी शूट कर जाता है, शुगर लेवल अप एंड डाउन हो जाते हैं। हाथ में पहनने वाला ये पट्टा ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई कारआमद रहेगा। और जो भी इसमें मेजरमेंट्स ली जाएंगी उससे आप अपनी फौरी जो क्विक फर्स्ट एड है, अगर बीपी हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रही है या आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने आप को रखने के लिए वो तमाम इकदाम कर सकते हैं और आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। गुड इनोवेशन एंड आई थिंक इट शुड बी जनरल, आम होनी चाहिए, ये हर एक के लिए अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं और देखते भी हैं अपने इर्द गिर्द के बीपी का मसला बढ़ रहा है, शुगर का मसला बढ़ रहा है और हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी, आपकी, हम सब की। ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको रिमाइंडर्स मिलते रहें कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़िन, जब भी हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं या गांव देहातों में जाते हैं, वहाँ एक तो मुझे ग्रीनरी बहुत फैसिनेट करती है। वहाँ पर इतना पुरसकून सा माहौल होता है, चीची पापा पीपी नहीं हो रहा होता और हर तरफ से ताज़ी हवा आ रही होती है, ताज़े खाने होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे देहातों का बहुत फेमस है वो है बैठक का कॉन्सेप्ट। और बैठक से मेरी मुराद जब शाम के औकात में सब लोग मिल बैठते हैं, डेली रूटीन की बातें करते हैं, या बैठक में महफिल सजती है दोस्तों की, इर्द गिर्द के लोगों की, रिश्तेदारों की। सो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है हमारे एक ऐसे नौजवान ने जो कि बाय प्रोफेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनका ताल्लुक अटक के गांव पिंड सुल्तानी से है, जहां पर उन्होंने रेलवे स्टेशन से वाबस्ता अपनी बचपन की यादों को अमली जामा पहनाकर अपनी ज़मीन पर स्टेशन नुमा बैठक बनाकर सबको हैरान कर दिया और इलाके का नाम भी रोशन किया, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बात भी हो रही है। मकामी नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतीकुर रहमान ने अपनी मदद के तहत दोस्तों से गपशप के लिए बनाई जाने वाली अनोखी बैठक को कदीम रेलवे स्टेशन की शक्ल में तामीर करके रेलवे से मोहब्बत का अमली इजहार भी किया, अपनी सलाहियतों को सामने लाकर सबको हैरान भी किया। और इस बैठक नुमा रेलवे स्टेशन नुमा बैठक को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आती है और वो समझते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल नहीं है। पटरियों के दरमियान पड़ी बजरी हो या ट्रेन का चकाचक आवाज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बैठक नुमा रेलवे स्टेशन से कम नहीं है। आने वाले सयाहों ने रेलवे स्टेशन बैठक को इंतहाई पुरसकून और माहौल दोस्त भी करार दिया है। जिन्होंने ये बनाई है और जिनका ये अनोखा कॉन्सेप्ट था, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब।
वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। एंड जब मैं ये फुटेजेस देख रही थी, पूरा हम शो डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे एक्चुअली लगा कि ये आपने रेलवे स्टेशन को ही रेनोवेट किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर जब मैंने स्टोरी पढ़ना शुरू की तो मैं और हैरान हो गई कि ये कहीं से रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन आपने उस कॉन्सेप्ट को एज बैठक जो है वो बनाया है। क्यों ऐसा आपने सोचा? क्या रेलवे से आपको बहुत मोहब्बत है? अपने वालिदैन के साथ, हमारा गांव है पिंड सुल्तानी, तो हम इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वहाँ पे हम दुमेल स्टेशन लगता है हमें, वहाँ पे हम जाते थे जब अपने गांव के लिए। तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती है, लोग नहीं होते ज्यादा, बहुत सुकून सी जगह होती है। तो मुझे उस तरह के रेलवे स्टेशन फिर शुरू से ही अच्छा लगना शुरू हो गए। फिर हम जब बाई रोड आते जाते हैं, वहाँ पे भी रास्ते में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो बहुत पुरसुकून से हैं। तो फिर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब गांव में एक बैठक बनाने का ख्याल आया, अपनी जमीन थी साथ थोड़ी सी वहाँ पे बनाई, तो उसको हमने सोचा क्यों ना उसी तरह से बना लें, ताकि जो टाइम हम जाते हैं आउटिंग के लिए रेलवे स्टेशन पे, अक्सर मैं जाता रहता हूँ, तो ये क्यों ना यहीं पे अपने घर के पास ही इसको बना लें और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। अच्छा, आपने सिर्फ ऐसे ही नहीं बना दिया कि बस बिल्डिंग है और वाइट वॉश करा दिया, बाकायदा एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जो राइटिंग्स जिस तरह लिखी हुई होती हैं रेलवे की, वो लिखी हुई हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, पुरानी रेलवे की तस्वीर भी लगी हुई हैं। तो अपनी नौयत का एक बड़ा ही अनोखा सा ये आपने कारनामा सर अंजाम दिया है। ये असल में अब पुराने जितने भी रेलवे स्टेशन आप देखें ब्रिटिश दौर के, वो इसी तरह के होते हैं, व्हाइट बिल्डिंग्स होती हैं, इसका जो बरामदा का जो डिजाइन है और उसके बाहर बाल्टियां आग वाली और बेंचेस और सारे फूल जो उसके आगे बरामदों में पिलर के आगे लगे होते हैं, एक एक चीज को, और फिर बोर्ड जो लगे होते हैं उनमें गाँव का नाम और जो भी इलाके का नाम लिखा होता है। और हमने उस चीज का भी ख्याल रखा है कि जो प्लेटफॉर्म है वो जमीन के थोड़ा ऊपर भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने जितना मुमकिन हो सका, हमने किरायानामा लिखा, उसके रेट्स लिखे, टाइम टेबल लिखा हुआ है उसके ऊपर ट्रेन का। हाँ जी बिल्कुल, टाइम टेबल लिखा है और एक्चुअल टाइम हमने दिया। हमने उसमें सिर्फ ऐड ये किया है कि क्योंकि हमारा गांव रेलवे की लाइन में नहीं है उसका पिंड सुल्तानी, तो हमने उसको भी इसमें ऐड किया है, एक प्रॉपर टाइम जो थोड़ा पिछला स्टेशन था उससे अगला स्टेशन हमने अपना डाल दिया। बाकी हाइट की लेवल, बाकी सब चीजें जो कलमा तैयबा लिखा होता है फ्रंट पे, उर्दू में गाँव का स्टेशन का नाम होता है, इंग्लिश में होता है, तो वो सब चीजें हमने वहाँ पे। अच्छा, बजरी डाल के आपने ट्रेन की पटरी भी लगा दी, बस मुझे लगता है ट्रेन वहाँ पर रखना बाकी रह गया है, बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, ट्रेन चल भी पड़ेगी। हाँ जी इंशाल्लाह, बाकी हमारी कोशिश होगी जरूर कि आगे इसमें हमें पटरी तो हमने भी सीमेंट की लगाई है, और इसमें पत्थर जो है वो क्योंकि छोटे पत्थर नॉर्मली मिलते हैं, बड़े नहीं मिलते जो जी, तो वो फिर हमने क्वार्ट से मंगवाए। और बाकी अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पे कोई हमें पुराने कुछ स्टीम इंजन भी मिल जाए रखने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्याह आते हैं इसको देखने के लिए, हैरान भी होते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको देखते भी हैं, अगर इर्द गिर्द के एरियाज में मौजूद हों, तो क्या वो इस बैठक में वैसे ही आकर बैठ जाते हैं? इट्स ओपन फॉर ऑल या कमर्शियल है? क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट? नहीं, कमर्शियल नहीं है बिल्कुल। असल में शुरू में जब बनाया था उस वक्त तो मेरे ध्यान में भी नहीं था कि लोग इस तरह से आएंगे और इतना नया लोगों को लगेगा। अपने लिए बनाई थी प्राइवेटली, खुद अपनी सिटिंग के लिए, दोस्तों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं एक तो लोगों का रिस्पांस देखा है कि लोग बहुत आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि मैं खुद 2 हफ्ते बाद जाता हूँ, तो इसको हम लोगों के लिए हमने ओपन कर दिया। और इसमें बस ये होगा कि एक आध दिन हम अपने लिए रखेंगे, सैटरडे और समथिंग, और बाकी सब ये पब्लिकली ओपन होगा और लोग आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, इवन पिकनिक मनाते हैं, खाना खाते हैं। हमने रेलवे से रिलेटेड इसमें किताबें भी रखी हैं और न्यूज़पेपर भी हम रखते हैं, तो लोग आके इसमें बेंचेस पे बैठते हैं, धूप लगवाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गांव के लोगों का रिस्पांस क्या था इस पर? आपने जैसे जिक्र किया ना, और मैं ये जो पर्टिकुलरली जो एक वाइडर व्यू देख रही हूँ उसका, तो एक्चुअली इसी तरह से होते हैं, या वाइट बिल्डिंग्स होती हैं या उनको रेड पेंट किया होता है रेलवे स्टेशंस को, और हम डिफरेंट स्टेशंस पर जब उतरते हैं तो बड़े पुरसकून साफ सुथरे से स्टेशंस होते हैं। गांव के लोगों का रिएक्शन क्या था इस पर? गाँव के लोग पहले तो हैरान हुए कि इसने ऐसा ये वाकई को रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में बन गया, कहाँ पे बना है। पहले तो लोगों का यही क्वेश्चन था जब मैंने थोड़ा लगाया, तो बाद में ऐसा लोगों को पता लग गया कि असल नहीं है, और बहरहाल अप्रिशिएट बहुत किया, बहुत लोग आते हैं। स्पेशली इसमें आई थिंक हमारे गाँव के इलाकों में एंटरटेनमेंट के लिए, आउटिंग के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। मेल्स तो चले जाते हैं बाहर, लेकिन फीमेल्स और बच्चों के लिए इतनी नहीं होती, तो उनका ज्यादा रुझान है यहाँ पे आ रहे हैं काफी ज्यादा तादाद में फीमेल्स और बच्चे फैमिली के साथ। बिल्कुल। अब आगे आपका प्लान क्या है? इसको आगे आपने रेप्लिकेट करना है कहीं पर, या ये ठीक है? हाँ, इसको इधर ही हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अभी मेरा काफी कोशिश है कि इसको हम म्यूजियम के तौर पे बना सकें। इसके अंदर हमारे पास जो कमरा है स्टेशन मास्टर का जो हमने बनाया, उसके अंदर रेलवे की पुराना इक्विपमेंट रख सकें,
पुराना स्टीम इंजन रख सकें और मे भी इसको थोड़ा सा पार की शक्ल दें मजीद, ताकि लोगों का मजीद इसमें टाइम अच्छा स्पेंड हो सके। तो इस तरह से इंशाल्लाह बिल्कुल सही। और अगर आपसे गवर्नमेंट राब्ता करती है कि आपने इतनी जबरदस्त चीज बनाई है तो फिर मेरे ख्याल से उस पर भी आपको जो है वो खुश होना चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच अतीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ आप खबर भी जारी करेंगे, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और लॉकडाउन वाले एरियाज के लिए जो SOPs थे उनको भी रिवाइज किया गया और उस पर भी बात हो रही। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का ये कहना है। इस पर हम बात करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन उस्मान, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ SOPs को रिवाइज किया गया है, कहीं पर स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है। लाहौर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या समझते हैं आप? जी देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले हैं तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि जहाँ जहाँ भी SOP की कंप्लायंस अगर नहीं होगी तो वहाँ एहतमाल है इस बात का कि केसेस जो है वो में इजाफा हो सकता है जी। लेकिन आप देखें ओवरऑल जो है वो सिचुएशन जो है वो कदरे कंट्रोल में है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो डेली पेशेंट्स का इनफ्लो था उसके अंदर कमी आई है। असल बात वही है कि अगर SOPs की कंप्लायंस नहीं होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खास तौर पे चूंकि अब सारे के सारे मरहलावार खुल गए हैं, तो अगर SOP की कंप्लायंस नहीं होगी तो केसेस में इजाफा देखा जा सकता है। बड़े शहरों में जहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्यादा हैं वहां पर हमें ये चैलेंज जो है वो पहले से ज्यादा दरकार है। लेकिन साथ साथ जो है वो हम स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो भी इन्फोर्स कर रहे हैं। जिन एरियाज में हमें क्लस्टर्स नजर आते हैं वहां पर हम कोशिश करते हैं कि वहां से मूवमेंट इन और आउट को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि केसेस जो है वहां पर कंट्रोल में रहे। बिल्कुल सही। कैप्टन साहब, एक तरफ तो आपके ऊपर ये चैलेंज है ही, लॉकडाउन को देखना है, कोरोना की SOPs को फॉलो कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे ये देखना है। अब वैक्सीन की जिम्मेदारी भी आई है आपके ऊपर और डिफरेंट वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं डिफरेंट कंसाइनमेंट्स की मद में। किस तरह से SOPs बनाए जा रहे हैं? एक आम आदमी का सवाल ये है कि वो ऑनरशिप कैसे लेगा इस वैक्सीन की, विच इज अवेयरनेस जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, और फिर अवेलेबिलिटी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मोटी बात तो ये है कि हमारा अब कोविड के साथ हमने निपटना है और इसी तरीके से निपटना है कि अब या तो आप इकोनॉमी को हॉल्ट कर दें, चीजों को न चलने दें, और जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन आपने देखा इसकी एक कॉस्ट है। ये तमाम जो हम नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन देते हैं इसकी एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को लगती है आकर। जाहिर बात है हम अपनी सेहत के लिए, अपने लोगों की सेहत के लिए ये मेजर्स देते हैं, लेकिन इसका एक जो इसमें ट्रांसलेट करना है वो इकोनॉमिक लॉस की शक्ल में करना है। सो उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने लोगों को वैक्सीनेट करें, और वैक्सीनेशन का जो प्लान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है वो मरहलावार है, यानी कि फेजेस के अंदर है। सबसे पहले हमने सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट किया है, उसके बाद बतदरीज हम दूसरे लोग